ठीक है, स्टार्ट करते हैं। अब हम मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री देख रहे थे, है ना? तो मॉडर्न पीरियड में हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया। अब लास्ट वाला जो फेज है वो हम देख रहे थे। ठीक है, बस क्विक रिवीजन के लिए, क्योंकि क्विक रिवीजन करने से है ना वो दिमाग में फिट करने के लिए आसानी होती है। तो क्विक रिवीजन के लिए आपको बता दूं कि मॉडर्न पीरियड, हाँ, जब ब्रिटिशर्स का राज शुरू होता है तब से शुरू होता है। और उसका जो मेन टर्निंग पॉइंट है वो बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बुक्सार, है ना? और इसके साथ साथ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, जब दीवानी राइट्स उनको मिला था। ओके। और उसके बाद ही पॉलिटिकल कंट्रोल उन लोगों के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास आ गया था 1765 में। और उसके बाद धीरे धीरे करके ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना होल्ड, पॉलिटिकल कंट्रोल बढ़ा बढ़ा के फिर ऑल ओवर इंडिया में राज करने लगे, वन ऑफ एट अ टाइम, है ना? वो टाइम कौन सा था? अराउंड 1885 तक आते आते, सॉरी 1850 तक आते आते, 1850, ये दीवानी राइट से 1850 तक आते आते उन लोगों ने सारा इंडिया में ही कब्जा कर लिया। और कब्जा करके पूरा भारत वर्ष में अपना राजत्व चलाने लगा। राइट? ठीक है। उसके बीच का जो पीरियड है वो, उसमें हम लोग बहुत कुछ देखे थे, कैसे वो लोग का ना पॉलिसीज अपनाए थे, कैसे उन लोग मराठा को हराए थे, कैसे उन लोग सिख को हराए थे, कैसे उन लोगों का सब्सिडियरी अलायंस नामक एक पॉलिसी का इस्तेमाल किए थे, है ना? फिर हम देखे थे कि लॉर्ड डलहौसी ने और एक पॉलिसी लाया था, ठीक है, जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है। तो जिसके तहत, जिसके अगर बोला गया कि मेरा, अगर उस प्रिंसली स्टेट का अगर मेल एयर नहीं है, मेल प्रिंस नहीं है, तो ऑटोमेटिकली वो स्टेट आ जाएगा ब्रिटिशर्स के हाथ में। ठीक है। तो उस तरीके से सॉफ्ट एंड हार्ड पॉलिसीज करके 1850 तक उन लोगों का कंसोलिडेशन आ गया था। राइट? कंसोलिडेशन आ गया था। और उसके बाद का जो टर्निंग पॉइंट है 1857। क्यों? क्योंकि उस टाइम बहुत सारा एनेक्श उस तरीके का एनेक्सेशन पॉलिसीज, या है ना, ब्रिटिशर्स का जो हार्ड एंड सॉफ्ट पॉलिसीज के वजह से जो प्रिंसली स्टेट्स का कंट्रोल, पॉलिटिकल कंट्रोल आ गया ब्रिटिशर्स के हाथ में। तो इसका मतलब है जो प्रिंसली स्टेट्स था, जिसका पॉलिटिकल कंट्रोल था, वो उन्होंने लूज लूज किया। राइट? इंक्लूडिंग द मुगल, लास्ट मुगल एम्पायर, है ना, बहादुर शाह 2। ठीक है। तो उस समय क्या हुआ, जो भी प्रिंसली स्टेट्स था मिलके क्या क्या एक रिवोल्ट किया। और उसमें सेपॉय भी शामिल था, सिपाही भी शामिल था। राइट? वो ट्रिगर तो सिपाही से ही शुरू हुआ था, उन लोगों का एक यूनिट से शुरू हुआ था मेरठ में। राइट? हमने देखे थे वो मेरठ में शुरू हुआ था। ओके, सिपाही से शुरू हुआ, इसलिए उसको सिपाही विद्रोह बोलते हैं। राइट? तो क्या हुआ उस समय, 1857 रिवोल्ट जब हुआ, तब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पॉलिटिकल कंट्रोल था वो, और जो रूट था, वो बहुत हिल गया, बुरी तरीके से हिल गया, नींव बहुत हिल गया। राइट? और एक माहौल पैदा हो गया जिसमें, है ना, बहुत फोर्स लगा के ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फिर से रिवोल्ट को सप्रेस करना पड़ा। ओके, रिवोल्ट को खत्म करना पड़ा। तो उस दौरान जो क्राउन बैठा हुए थे इंग्लैंड में, है ना, क्राउन बोले तो जो क्वीन बैठा हुआ था, रानी, है ना, तब तो राजा रानी का सिस्टम ही चलता था। राइट? ब्रिटेन में अभी भी जो पॉलिटिकल हेड है वो तो राजा ही है। ठीक है, क्राउन ही है अभी भी ब्रिटिशर्स में। पार्लियामेंट है लेकिन नॉमिनल हेड जो है वो क्राउन ही है अभी भी। ठीक है। तो उस समय तो और पावर था क्राउन का, है ना। तो वो क्या किया कि क्राउन ने देखा कि यार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी संभाल नहीं पा रहा, इसलिए रिवोल्ट हुआ, है ना। तो उस समय क्या किया, क्राउन ने बोला कि आप पूरा अपना दुकान बंद करो, ठीक है, आप बोरी बिस्तर लेके चले जाओ और हम डायरेक्टली कंट्रोल करेंगे। ओके। तो हम डायरेक्टली कंट्रोल करेंगे। कब? 1858 में क्राउन रूल आ गया। क्राउन रूल आ गया। ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म, और डायरेक्ट
क्वीन रूल करने लगे। ओके, जब क्वीन रूल करने लगे तब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला गया था, तब इंडिया का जो हेड था, है ना, उसको वाइस रॉय बोला गया, है ना, नाम चेंज कर दिया, राइट, टू लॉर्ड कैनिंग वाज द फर्स्ट वाइस रॉय। ओके, 1858 में वो हुआ। ठीक है, वो हम देखे थे। उसके बाद क्राउन ने क्या किया, बहुत सारा एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स लाया, है ना, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861, 1892, है ना, उसके अंदर हम नहीं जाएंगे। ठीक है, इंडियन काउंसिल्स एक्ट में क्या क्या था उसके अंदर ज्यादा नहीं जाएंगे। उसमें बेसिकली यही था कि इंडियन का जो प्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन है गवर्नमेंट में, वो बढ़ा दिया, है ना। पहले अगर गवर्नमेंट में, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट में अगर एक इंडियन था, अभी मोस्ट प्रोबेबली दो कर दिया या तीन कर दिया। ठीक है, तो बेसिक बेसिक चीज वही था। ओके, फिर 1859 में एक इंडिगो रिवोल्ट होते हैं, है ना, बस एक एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, कभी कभी आ जाते हैं। 1859 में इंडिगो रिवोल्ट होते हैं। इंडिगो का मतलब क्या, पेंट बनाने के लिए, है ना, एक डाई है, पेंट है। वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक इंडिगो प्लांट बोल के एक, है ना, प्लांट रहता है जिसको यू नो फार्मिंग करते हैं और प्लांटेशन करते हैं, और उस प्लांटेशन का सहारा लेके क्या करते हैं, उसका जो एक्सट्रैक्ट है, वो इंडिगो जो ब्लू कलर जैसा है ना, नेवी ब्लू ब्लू कलर जैसा है, वो इंडिगो पेन बनाता था, राइट। वो ब्रिटिशर्स लोग बनाता था, है ना। लेकिन उस समय का जो प्लांटर्स था, ब्रिटिशर्स जो प्लांटर्स था, वो लोग शोषण करने लगा था, है ना, जो फार्मर था, तो इसलिए एक रिवोल्ट हुआ था, है ना। ओके, तो ये बंगाल में हुआ था। ओके, और हम लोग क्या देखे थे कि 1885 एक टर्निंग पॉइंट आ जाता है, फिर उसके बाद, है ना, ये तो फिर रिफॉर्मेशन 1885 तक एक रिफॉर्मेशन आता है। फिर 1885 क्यों एक टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि 1885 में कौन सा फॉर्म हुआ था, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन जो आज भी है, वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्म हुआ था, जिसका पहला प्रेसिडेंट कौन था, WC बनर्जी। ठीक है, और उसका जो सर्जक था, मेन जो ड्राइवर था, वो कौन था, एलन ऑक्टिवियन ह्यूम। ठीक है, AO ह्यूम। ठीक है, उसके साथ साथ कौन कौन था, प्लस दादा दादा भाई नारोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, ओके, तो ये कांग्रेस जब फॉर्म हुआ, तब एक बड़ा चीज हो गया कि नेशनल लेवल पे, इंडिया लेवल पे, है ना, पूरा भारतवर्ष लेवल पे एक प्लेटफॉर्म का क्रिएशन हुआ, जिसमें से इंडियंस का जो डिमांड है वो रखने में एक प्लेटफॉर्म जैसा आ गया। ठीक है, उससे पहले नहीं था। उससे पहले अलग अलग, बंगाल में कुछ था, है ना, मद्रास में कुछ था, उस तरीके से अलग अलग जगह पे छोटा छोटा ऑर्गेनाइजेशन था, एसोसिएशन था, लेकिन नेशनल लेवल पे प्लेटफॉर्म नहीं था, राइट। तो नेशनल लेवल पे ये प्लेटफॉर्म आ गया इंडियंस का डिमांड रखने के लिए, राइट, पीसफुल तरीके से। तो पीसफुल तरीके से जो डिमांड था वो रखने लगे लोग, है ना, जो लीडर्स थे, जैसे कौन, दादा भाई नौरोजी, इसको ग्रैंड ओल्ड मैन भी बोलते हैं। ओके, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, और गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी का भी मेंटोर था, टीचर था। ठीक है, टीचर बोले तो गोपाल कृष्ण गोखले से सीखा हुआ पॉलिटिक्स, पहले पहले आके। ओके, अब क्या होते हैं, जो फेज है 1885 से 1905 तक, ये फेज है, इसको बोलते हैं मॉडरेट फेज। मॉडरेट फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो मेथड अपनाए थे जो लीडर्स, वो क्या अपनाए थे, आंदोलन का जो मेथड था वो पीसफुल था, है ना, वो बहुत ही कॉन्स्टिट्यूशनल था, है ना, बहुत ही ऐसा नहीं है कि बहुत वायलेंट, एक एग्रेसिव पॉलिसी अपनाते थे। ओके, तो उसमें क्या करते थे, लेटर लिखते थे, पिटीशन करते थे, है ना, लेटर लिखते थे कि नहीं हमको ये डिमांड चाहिए, है ना, DC को लिख दिया, गवर्नर को लिख दिया। ओके, उसके बाद क्या करते थे, मीटिंग वगैरह करते थे, है ना। तो वो पीसफुल एक मॉडरेट फेज था, इसलिए उसको एक मॉडरेट फेज नाम ही दिया जाता है 1885 से लेकर 1905 तक। ओके, ये समझ में आ गया। अब जाते हैं 1905।
1905 क्यों एक टर्निंग पॉइंट है? क्योंकि 1905 में हमारा क्या हुआ था? पार्टीशन ऑफ बंगाल, है ना? किसने लाया था? लॉर्ड कर्जन ने। ओके, तो पार्टीशन ऑफ बंगाल से बहुत लोग गुस्सा हो गया, है ना? तो गुस्सा होने वाले लोगों में से कौन सा था? लाल, बाल और पाल, ये गुस्सा वाला लोग है, गुस्सा वाला लोग है ना? वो लोग एग्रेसिव पॉलिसी, वो लोग को बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है, तो वो लोग एक्सट्रीमिस्ट नाम दिया गया उन लोगों को, और वो लोग थोड़ा सा एग्रेसिव पॉलिसी करने लगे। ओके, उसी एग्रेसिव पॉलिसी का रिजल्ट होता है स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट, ठीक है? तो लाल बाल पाल का कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत है। लाल बाल पाल का मतलब कौन कौन है? लाल बहादुर शास्त्री, पाल না पाल লাল বাহাদুর गंगाधर শাস্ত্রী, तिलक। লাল বাহাদুর শাস্ত্রী নহয়, লালা। लाला लाजपत राय, ऐसा बाल हाँ, गंगाधर तिलक, पालतू बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक। ओके, तो ये हो गया लाल बाल पाल, थोड़ा गुस्से वाला लोग था ये। ठीक है, तो अब क्या होते हैं, ये गुस्से वाला लोग स्वदेशी मूवमेंट को ड्राइव करते हैं। स्वदेशी मूवमेंट में क्या होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि हम, एक तो हो गया कि जो पार्टीशन है बंगाल का, जो पार्टीशन है, हम लोग देखा था बंगाल का पार्टीशन, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल, मोटिव यही था ब्रिटिशर्स लोगों का कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करेंगे करेंगे, है ना? मुस्लिम्स को अलग करेंगे, बंगालीस को अलग करेंगे। बंगालीस में भी दो तरीके का था, मुस्लिम बंगाली, हिंदू बंगाली, तो उन दोनों को अलग अलग करेंगे, और उसके साथ साथ जो बंगाली है उनको माइनॉरिटी बना देंगे। ओके, क्योंकि उसमें उड़ीसा और छत्तीसगढ़ और बिहार को भी जोड़ दिया था वेस्ट बंगाल में, राइट? तो बेसिक पॉलिसी यही था कि डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। ओके, तो उसका एक प्रोटेस्ट करने का एक ऑब्जेक्टिव था स्वदेशी मूवमेंट का, और प्लस और क्या ऑब्जेक्टिव था कि हमारा जो स्वदेशी गुड्स है, स्वदेशी जो वस्तु है, स्वदेशी जो कपड़ा है, उसको ही यूज करेंगे। जो इम्पोर्टेड गुड्स है, जो ब्रिटिशर्स लोग, है ना, मैनचेस्टर से, अपना यूके से, इंग्लैंड से जो मंगाते हैं इम्पोर्टेड गुड्स, उसको यूज नहीं करेंगे, हम लोग खरीदेंगे नहीं। ओके, उसको बॉयकॉट करेंगे। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव था, तो जला दिया था, पिकेटिंग किया था, दुकान बंद करा दिया था, उस तरीके से एक एग्रेसिव पॉलिसी लाए थे, राइट? ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि ये मॉडरेट्स लोग ना, ये जो शांति प्रिय लोग हैं, मॉडरेट्स, उन लोगों को पसंद नहीं आया ये मॉडरेट्स लोग, है ना? तो एक टाइम में क्या हुआ कि 1907 में मॉडरेट्स लोग बोले कि हम, है ना, ये सपोर्ट नहीं करते, इतना एग्रेसिव वायलेंस हम सपोर्ट नहीं करते, है ना? तो ये सूरत में एक मीटिंग हुआ था। सूरत में, सूरत कहाँ पे है, किसी को पता है? सूरत गुजरात में है। ठीक है, गुजरात में सूरत जो है, सूरत में एक मीटिंग हुआ था गुजरात में। तो उसमें बोला कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट आप दोनों बातें करो और ठीक करो, तो लेकिन ठीक नहीं हो पाया, और ज्यादा बात ही बिगड़ गया, तो उसको बोलते हैं सूरत स्प्लिट। क्या बोलते हैं? सूरत स्प्लिट। सूरत स्प्लिट में क्या होता है, ये जो ठंडा लोग है और ये जो गर्म लोग है, उन दोनों के बीच में झगड़ा हो जाता है, स्प्लिट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, एमसीक्यूज में आते हैं कभी कभी। ओके, सूरत स्प्लिट का मतलब क्या है? 1907 में मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट का बीच में, ठंडा और गर्म का बीच में सेपरेशन हो गया था, स्प्लिट हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, स्प्लिट होने के साथ साथ ही ये जो स्वदेशी मूवमेंट है उसका जो धुआं 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 हो गया, मतलब वो आग नहीं रहा अभी, है ना? वो बस धुआं ही हो गया। और, है ना, जो एक्सट्रीमिस्ट था उन लोगों को भी जेल में डाल दिया, जैसे, है ना, लाल बाल पाल, है ना, लाला लाजपत राय को तो, सॉरी, बाल गंगाधर तिलक को तो जेल में डाल दिया, और बाकी बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष, यहाँ पे अरविंद घोष भी था एक्चुअली, अरविंद घोष बोल के एक नाम था, तो अरविंद घोष भी था, उन लोगों को जेल में डाल दिया, है ना? और बाकी, सॉरी, बाल गंगाधर तिलक को तो डाल दिया, लेकिन बाकी भी रिटायरमेंट ले लिया, कोई किसी, है ना, अलग जगह चला गया, उस तरीके से अलग अलग हो गया, तो स्वदेशी मूवमेंट खत्म हो गया। ओके, ब्रिटिशर्स लोगों
उसके बाद क्या लाते हैं, एक इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1909, ठीक है, इसको मॉडल मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं ना। ब्रिटिशर्स लोग हमेशा क्या करते रहते हैं, ऐसा एक आंदोलन जब होता है वो लोग रिफॉर्म लाते हैं, वो लोग थोड़ा सा सेटिस्फाई करने के लिए ना, डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए, थोड़ा जो गर्म माहौल है उसको ठंडा करने के लिए थोड़ा सा कंसेशन लाते हैं, थोड़ा सा बोलते हैं कि हाँ आपका डिमांड थोड़ा थोड़ा करके मान लेंगे, है ना। उस डिमांड मानने का ही एक फॉर्म था मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म, जिसको बोलते हैं, और इंडियन काउंसिल एक्ट भी बोलते हैं 1909, ठीक है, दैट्स फाइन। उसके बाद का जो अच्छा यहाँ पे एक चीज रह गया कि वो 1911 में फिर जो बंगाल का पार्टीशन था ना, पार्टीशन को खारिज करते हैं, पार्टीशन को वापस ले लेते हैं। पार्टीशन का जो है उसको एनालमेंट बोलते हैं, एनालमेंट, एनालमेंट बोले तो, है ना, वेस्ट और ईस्ट बंगाल हो गया था ना, फिर वो जोड़ दिया, है ना, वो पार्टीशन वाला एक्ट जो है उसको खत्म कर दिया, ठीक है। वो डिमांड कर रहा था, है ना, बहुत लोग, तो इसलिए पार्टीशन का जो एक्ट था उसको खारिज कर दिया, राइट। उसके बाद एक रेफरेंस है होम रूल लीग का, है ना, तो बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट, ये एमसीक्यूज में आते हैं। होम रूल लीग किसने एस्टेब्लिश किया था, तो 2% ने एस्टेब्लिश किया था, 2 जगह में, ठीक है। एक हो गया होम रूल लीग 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने पूना में किया था, ठीक है, ये पूना में किया था। और एक एनी बेसेंट ने कहां पे किया था, मद्रास। फटाफट हम लोग रिवीजन करें, फटाफट एकदम, ओके, तो एमसीक्यूज में ये आने वाला है। तो बाल गंगाधर तिलक होम रूल लीग पूना, और एनी बेसेंट होम रूल लीग 1916 मद्रास, समझ में आ गया। अब जाते हैं 1919, है ना, फिर से वो लोग एक रिफॉर्म लाते हैं ना, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन हो जाते हैं, वर्ल्ड वॉर वन होने के बाद, है ना, वो बोलते हैं कि आप अगर वर्ल्ड वॉर वन में हमारा अगर मदद करेंगे, जो इंडियन आर्मी है, जो इंडियन लोग है, अगर मदद करेंगे तो क्या करेंगे, हम आपको कॉन्सेशन देंगे, ऐसा बोला गया था, प्रॉमिस किया गया था। तो उसी प्रॉमिस का एक कुछ डिमांड, मोंटेगो सेल्स फॉर रिफॉर्म बोलते हैं उसको, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 भी बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वो ऑब्वियसली उस समय का जो लीडर्स था वो लोग नाखुश थे उस समय, ओके, नाखुश थे, क्योंकि इतना जो डिमांड था वो मीट नहीं कर पा रहा था, ओके। और एक रावलाट एक लाते हैं, एक रावलाट एक लाते हैं, उसके ऊपर ही, है ना, आंदोलन चल ही रहा था, है ना, थोड़ा नाखुश माहौल था, लेकिन उसके ऊपर ही रावलाट एक लाया। रावलाट एक क्या किया कि ना, हमारा उसी दौरान क्या होते हैं, एक रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स शुरू हो जाए, जैसे अनुशीलन समिति, है ना, रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स, अनुशीलन समिति, हम पढ़े थे, ठीक है, अनुशीलन समिति, जुगांतर, ऐसा ऐसा कुछ रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स आ गए थे जो वायलेंट था, वायलेंट। वो लोग क्या किया था, ब्रिटिशर्स लोगों को मारने लगे थे, बॉम्ब बॉम्ब फोड़ने लगे थे, गोली मारने लगे थे, ठीक है। तो इसलिए वो लोग क्या किया, एक रावलाट एक्ट लाया कि ना, कि आपको मैं बिना ट्रायल, माना कोर्ट में, बिना कोर्ट कचहरी, आपको डायरेक्ट जेल में डाल सकता हूँ, मारपीट कर सकता हूँ, है ना। तो इसको अपोज किया था रावलाट एक्ट को, है ना। उसी को अपोज करने का दौरान एक रैली हुआ था जालियनवाला बाग में, है ना, एक रैली निकला था, एक बहुत एक प्रोटेस्ट निकला था, बहुत लोग था, बच्चे बूढ़े, है ना, जवान, सब लोग था। तो उसमें क्या हुआ, जालियनवाला बाग का जो अंदर जनरल डायर जो है, उन्होंने क्या किया, बच्चे बूढ़े जितना भी महिला, है ना, सब के ऊपर गोली चला दिया, और एक मसेकर कर दिया, है ना, पूरा एक ब्लड बाथ कर दिया, ठीक है, मतलब रंगोली, इससे ब्लड से रंगोली खेल दिया, ठीक है। तो इसका मतलब है कुल मिला के जो ब्रिटिश पॉलिसीज था उसका एक ट्रिगर पॉइंट 1919 में आते हैं, ठीक है, जो जालियनवाला बाग एक ट्रिगर पॉइंट बनता है। और मैं आपको बता दूं, अब 1915 में ना, ये वाला जो फेज है ना, इसी फेज में 1915 में
1915 में किसका आगमन हो गया था? एम के गांधी। ठीक है, वो अफ्रीका से आ गया था। कब आया था ये? 9 जनवरी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? प्रवासी दिवस। क्या बोलते हैं? प्रवासी दिवस। ओके, 9 जनवरी। एमसीक्यूज में कभी कभी आते हैं। ठीक है, अब गांधी सीन में आ गया, उस कहानी का सीन में। ठीक है, और गांधी अपना काम करने लगे थे। ओके, वो जीके गोखले का, जीके जो गोखले हमने आगे पहले किया था ना, जीके गोखले, उसका मेंटरशिप के अंदर वो सीखने लगे थे। और 1917 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया चंपारण सत्याग्रह करके। सत्याग्रह। ठीक है, और प्लस बरदौली सत्याग्रह, ऐसा ऐसा बहुत सारा 3 सत्याग्रह मेनली किया था। ठीक है, ये इतना डिटेल में जाना नहीं है अभी। कुल मिला के गांधी सीन में आ जाते हैं, और उसी दौरान गांधी का जो पॉपुलैरिटी है, ये जो सत्याग्रह करने लगे थे ना, गांधी का पॉपुलैरिटी बढ़ने लगा था। ओके, 1917-18 तक है ना, उनका पॉपुलैरिटी बढ़ने लगा था। और जब 1918-19 में जब जालियांवाला बाग मैसेकर आया, तो उसका कॉन्शियंस हिल गया, है ना, और वो डिसाइड किया कि हमको कुछ करना है। तो उन्होंने गियर शिफ्ट किया अभी, है ना। पहला गियर कौन सा था? पहला गियर ये था कि 1885 से लेके जो 1905 था, वो फर्स्ट गियर था, है ना। 1885 से 1905, इसको बोलेंगे हम फर्स्ट गियर। धीरे धीरे जा रहा था। ठीक है, नेशनल मूवमेंट का फर्स्ट गियर, जो आंदोलन है ना, स्वाधीनता आंदोलन, उसका एक फर्स्ट गियर था ये। फिर 1909 जब 6 में स्वदेशी आंदोलन हुआ, है ना, स्वदेशी आंदोलन 1906, ये हो गया सेकेंड गियर। ठीक है, थोड़ा रफ्तार बढ़ने लगा। ठीक है, अब क्या आता है, गांधी आ जाता है, और गांधी क्या शुरू करते हैं? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन, है ना, ये थर्ड गियर शुरू करते हैं। ठीक है, अब थर्ड गियर शुरू करते हैं, उसके बाद जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, एक टाइम में वो रोक देते हैं। 1922 तक ही ये चलता है। ठीक है, क्यों रुक जाते हैं? क्योंकि उस समय 1922 में एक इंसिडेंट हुआ था। अच्छा, हम अभी वो चैप्टर में पहुंच गए, 1919 और 1939 का चैप्टर में पहुंच गए। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि अब चैप्टर में घुस सकते हैं। हमने रिवीजन कर लिया यहाँ तक, सेकेंड गियर तक हमने रिवीजन कर लिया। ओके, अब गांधी सीन में आते हैं, और वो तूफानी शुरू करते हैं। ओके, अब गांधी का तूफानी देखने के लिए हमको उनका जो चैप्टर है उधर जाना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल में भी पढ़ेंगे। ओके, ठीक है, अब हमने बोल दिया कि गांधी सीन में एंट्री आ गया, और उन्होंने तूफानी शुरू कर दिया। और उन तूफानी में से पहला जो तूफान था, कौन सा था? पहला जो तूफान था, वो है 1920 का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, है ना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो गांधी सीन में आ गया था, ये पहला तूफान। ओके, तो ये बोलेंगे हम थर्ड गियर। थर्ड गियर। ठीक है, और ये गांधी जो थर्ड गियर है, वो गांधी ड्राइविंग सीट में बैठ गया अभी। ओके, सेकेंड गियर में कौन ड्राइवर था? लाल बाल पाल। ठीक है, और फर्स्ट गियर में कौन ड्राइवर था? वो जो दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, वो लोग ड्राइवर था। अब ड्राइवर कौन है थर्ड गियर में? गांधी। तो अब वो क्या करते हैं, ऐसा उनका एक यू नो तरीका था। वो तरीका क्या था? नॉन वायलेंस।
नॉन वायलेंस, सत्याग्रह, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है ये, है ना। अब अगर पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे ना, गांधी के बारे में जब पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं सत्याग्रह का कॉन्सेप्ट, उनका बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है कि लिमिटेड टू नॉन वायलेंस, है ना, बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, उसमें हम नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमको क्या जानना है कि थर्ड गियर में जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आ जाते हैं तब थर्ड गियर लग जाता है, और उसका जो ड्राइवर है वो महात्मा गांधी है, ठीक है। अच्छा, उस थर्ड गियर को चलाने के लिए जो ट्रिगर था वो जालियनवाला बाग था, मसकर था, ठीक है। और एक खिलाफत मूवमेंट शुरू हुआ था। खिलाफत मूवमेंट कुछ नहीं था, ये किसने शुरू किया था, एक अली ब्रदर्स, शौकत अली और मोहम्मद अली। क्यों शुरू किया था, क्योंकि उस समय वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था, और ओटोमन एम्पायर, शॉर्ट में बता रहा हूँ, ठीक है, ओटोमन एम्पायर जो अभी ईरान वाला पार्ट है, ठीक है, ओटोमन एम्पायर हार गया था, हार गया था, हार गया था, ठीक है। और जब हार गया था तो क्या हुआ, ब्रिटिशर्स लोगों ने जो उनको सेंट्रल एंटेटे बोलते थे ना, तो सॉरी, एक एक जो एक्सिस था, ब्रिटिशर्स और फ्रांस और रशिया जो मिलके एक एक्सिस था ना, वो एक्सिस ने क्या किया, खलीफेट को बहुत डिसरेस्पेक्ट किया, ठीक है। तो उस डिसरेस्पेक्ट की वजह से प्रोटेस्ट करने लगे थे यहाँ का मुस्लिम, यहाँ का मुसलमान, ठीक है। उस प्रोटेस्ट का नाम ही है खिलाफत मूवमेंट, ओके, शॉर्ट शॉर्ट में वही है खिलाफत मूवमेंट। तो गांधी ने ये मौका देख लिया, ये मौका देख लिया कि हम हिंदू और मुस्लिम एक साथ क्या कर सकते हैं, ब्रिटिशर्स का अगेंस्ट में लड़ सकते हैं। क्योंकि हमेशा से ब्रिटिशर्स लोग क्या करते थे, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी। क्योंकि 1906 में क्या हुआ था, ढाका में ना, ढाका जो बांग्लादेश में है अभी, उस ढाका में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग फॉर्म हो गया था, जिसका मोहम्मद अली जिन्ना, कौन है मोहम्मद अली जिन्ना, है ना, मोहम्मद अली जिन्ना, नाम सुने ही होंगे ना, ठीक है। तो मोहम्मद अली जिन्ना जो पाकिस्तान फॉर्म किया था, फादर ऑफ पाकिस्तान, तो बाद में आके मोहम्मद अली जिन्ना ने ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को कंट्रोल करने लगा था। लेकिन उस टाइम में मोहम्मद अली जिन्ना ने ये फॉर्म नहीं किया था, उस टाइम मोहम्मद अली जिन्ना सीन में नहीं था, ठीक है। उस समय में मोहम्मद अली जिन्ना ने, आपको एमसीक्यूज में अगर आएगा कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग किसने फॉर्म किया था, तो इन्होंने फॉर्म नहीं किया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने फॉर्म नहीं किया था। वो कुछ राजा, एक था दक्कन जो राजा था, सलीलुल्लाह बोल के कुछ, है ना, तो वो राजा ने फॉर्म किया था। वो डिटेल हम पढ़े थे, ऑलरेडी ऑलरेडी पढ़ चुके थे, ठीक है। अब क्या है कि हमेशा से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी कर रहे थे, इसलिए ये ब्रिटिशर्स का हेल्प लेके ये फॉर्म हुआ था। और उसी दौरान गांधी देखे थे कि डिवाइड एंड रूल जो पॉलिसी है ब्रिटिशर्स का, उसको नाकाम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि ये खिलाफत मूवमेंट को हम लेवरेज करेंगे, है ना, हिंदू और मुस्लिम का यूनिटी लाने के लिए। तो क्या किया गांधी ने कि हम खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, और हम भी एक खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तैयार करेंगे, है ना। तो उसी दौरान नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू होता है, और उसमें हिंदू और मुसलमान का जो एकजुट या यूनाइटेड एक फ्रंट निकालते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, आंदोलन निकालते हैं, ठीक है। गांधी बहुत शातिर था, ही वॉज ए वेरी एस्ट्यूट पॉलिटिकल पर्सन, ठीक है, बहुत अच्छा पॉलिटिशियन था। उसके बाद क्या हुआ, है ना, उसके बाद क्या हुआ, 1922 में, 1920 से शुरू हुआ, 2 साल चला, है ना, ऑलमोस्ट 2 साल चला। तो लेकिन क्या हुआ, नॉन वायलेंट नहीं चल रहा था, सारा नॉन वायलेंट चल रहा था, है ना, पीसफुली चल रहा था, उसमें कोई लड़ाई नहीं हो रहा था। लेकिन क्या हुआ, चोरी चौरा इंसिडेंट, ये एमसीक्यूज में आता है, ठीक है। चोरी चौरा इंसिडेंट हुआ, एक चोरी चौरा बोल के एक टाउन है उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में। उसमें क्या होते हैं कि कुछ लोग
जो आंदोलनकारी जो लोग हैं वो एक पुलिस स्टेशन को जला देते हैं। क्या करते हैं? पुलिस स्टेशन को जला देते हैं। ओके, तो जलाने के बाद वो वायलेंट हो गया, राइट? जो महात्मा गांधी का पॉलिसी नहीं था, है ना, वो अगेंस्ट, वो अहिंसा वाला पॉलिसी, नॉन वायलेंस वाला पॉलिसी करते थे, राइट? तो उन्होंने मजबूरी में बोला कि सिंस द प्रोटेस्ट हैज गॉन वायलेंट, सिंस द प्रोटेस्ट हैज गॉन वायलेंट, आई हैव टू स्टॉप द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके, तो नॉन कोऑपरेशन जो असहयोग आंदोलन है, वायलेंस हो गया, अभी हिंसात्मक हो गया, तो उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, और ब्रिटिशर्स लोग क्या किया? उनको जेल में डाल दिया, उनको 6 साल के लिए जेल में डाल। तो उस समय का जो है ना न्यूज़पेपर है, इस तरीके से आते थे, है ना। महात्मा गांधी का हेल्ड, हेल्ड मतलब अरेस्टेड। ठीक है, महात्मा गांधी को अरेस्ट किया गया था। महात्मा गांधी इस तरीके से दिखता था तब। ठीक है, और 6 साल के लिए डाल दिया। जैसे आजकल न्यूज़पेपर में आते हैं ना, किसी एक लीडर को जेल में डालने के लिए, तो उसी टाइम न्यूज़पेपर चल रहा था, माहौल चल रहा था। बस आपको इमेजिन करके अपने आप को प्लेस करना है, उस समय इस तरीके का एक कहानी चल रहा था, एक माहौल चल रहा था ना। ओके, अब क्या होते हैं? अब क्या होते हैं कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म। ओके, खत्म हो जाते हैं। अब थोड़ा सा गांधी भी सहमे जाते हैं, है ना, स्टॉप करते हैं चीजें, थोड़ा सा अंदरूनी काम करने लगते हैं, आंदोलन नहीं करते हैं। ठीक है, आंदोलन नहीं करते, क्योंकि गांधी भी बहुत चतुर था। वो क्या करते हैं? पहले आंदोलन करते हैं, फिर, है ना, एक पीरियड रहता है शांति वाला पीरियड, फिर आंदोलन करते हैं, एक शांति वाला पीरियड रहता है। ठीक है, फिर आंदोलन करता है, उस तरीके से करता रहता है, फिर आंदोलन करते हैं, फिर शांति वाला पीरियड, उस तरीके से ही वो चलता है। बहुत शातिर था वो भी। वो STS बोलते थे इसको, एस स्ट्रगल ट्रूस स्ट्रगल, ऐसे बोलते थे, है ना। ये उनका पॉलिसी था, स्ट्रगल ट्रूस, ट्रूस, ट्रूस का मतलब है शांति। ठीक है, ट्रूस, स्ट्रगल, स्ट्रगल का मतलब स्ट्रगल करना, आंदोलन करना। ओके, STS उनका एक पॉलिसी है, बहुत फेमस पॉलिसी। वो क्या क्या बंद कर दिया, अभी अभी ट्रूस में है, अभी शांति, वो ये वाला फेज में आ गया। ठीक है, फिर बंद कर दिया वो। अब वो जेल में भी था वो। ओके, तो उस दौरान लेकिन कुछ चीजें हो रहा है ना। नेक्स्ट जो स्ट्रगल वाला पीरियड है, ये हो गया NCM, NCM नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये 1920। और ये अगला कौन सा आता है? CDM 1930। CDM बोले तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, NCM बोले तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, आईन अमान्य आंदोलन। ठीक है, तो ये 1930s में आ जाते हैं। तो लेकिन इस बीच ये जो पीरियड है 1920 से लेकर 1930, जो 10 साल है, उसमें कुछ कुछ होते हैं, वो ही हम अभी बताने जा रहे हैं क्या होते हैं, है ना। जब गांधी बोलते हैं कि हम आंदोलन खत्म कर रहे हैं, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, असहयोग आंदोलन का, तो कुछ लोग उसमें नाखुश होते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि हमको आंदोलन बरकरार रखना है। तो वो जो आंदोलन बरकरार रखना है, उनको हम बोलेंगे स्वराज पार्टी। कुछ लोग, ठीक है। आ, ये देखिए, नो चेंजर्स, नो चेंजर्स, और एक उनको क्या बोलते हैं, डिजायर फॉर काउंटर वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, हम्म, हाँ, उनको बोलते हैं, उनका नाम क्या था एक्चुअली, मैं एक भूल गया उन लोगों का नाम। हाँ, उनको स्वराजिस्ट बोलते थे। ठीक है, स्वराजिस्ट। ओके, एक नो चेंजर्स है जो गांधी को सपोर्ट कर रहा था कि नहीं, हम अभी आंदोलन नहीं करेंगे। ठीक है, एक एक स्वराजिस्ट पार्टी था, स्वराजिस्ट बोलते थे जिसको, मेनली CR दास और मोतीलाल नेहरू, है ना। वो फिर अलग से स्वराज पार्टी भी निकालते हैं वो लोग, है ना। तो वो क्या करते हैं कि है ना, हम आंदोलन कंटिन्यू करेंगे, और हम ना कैसे आंदोलन करेंगे कि दूसरे तरीके से आंदोलन करेंगे।
ब्रिटिश गवर्नमेंट का अंदर ही घुस के आंदोलन करेंगे, है ना, उसका जो ऑब्जेक्ट्स है, उसका जो प्रोसीडिंग्स है, उसको रोक के आंदोलन करेंगे। उस तरीके से उन लोगों का एक पॉलिसी था। लेकिन बाकी जो गांधी का जो पॉलिसी था कि हम सब बंद कर देंगे, ना गवर्नमेंट के अंदर जाएंगे, ना कुछ करेंगे, है ना, हम कहाँ पे फोकस करेंगे, अपना जो ग्राउंड वर्क है, अपना जो ऑर्गेनाइजेशनल वर्क है, कंस्ट्रक्टिव वर्क है ना, उसको हम कोशिश करेंगे। और जो लेजिस्लेचर है, जो गवर्नमेंट में हम जो इंडियन लोग जाते हैं ना, उसमें हम नहीं जाएंगे, ठीक है। लेकिन स्वराज जो पार्टी है वो चाहते थे कि हम गवर्नमेंट में जाके, उन लोगों का गवर्नमेंट में जाके, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर घुस के हम उसके अंदर आंदोलन करेंगे, है ना, उसका प्रोसीजर में बाधा डालेंगे, ठीक है। बस ये डिफरेंस था। आपको बस और डिटेल में जाना नहीं है, क्योंकि बहुत सारा डिटेल है इसमें। ओके, क्यों क्यों क्या करते हैं वो, काउंसिल जाके क्या आंदोलन करते हैं, अंदर क्या क्या होते हैं, है ना, तो हम नहीं जाएंगे उसके अंदर। ओके, फिर वो एक टाइम में आके 1925 में आते आते 1926 25-26 में आते आते वो फिर है ना, फिर से वो स्वराज पार्टी जो है और रिकॉन्साइल हो जाता है, फिर से क्या बोलते हैं, कांग्रेस के अंदर घुस जाते हैं, ठीक है, अलग सा नहीं होता है। और उसका बस एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से एक याद रखना है कि गांधी जी ने ना एक कांग्रेस सेशन को प्रिसाइड किया था, उसको हम बोलते हैं बेलगाम सेशन। एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है। गांधी ने कौन सा सेशन को प्रिसाइड किया था, गांधी जी कौन सा कांग्रेस सेशन का प्रेसिडेंट था, एमसीक्यूज में आ सकता है, तो उसमें हम क्या बोलेंगे कि बेलगाम सेशन। ओके, ठीक है, बस रेफरेंस के लिए आपको बता दिया मैं। फिर आते हैं 1927 में सीमन कमीशन आते हैं। आप जानते हैं कि जब एक आंदोलन होता है, ब्रिटिशर्स लोग क्या करते हैं, है ना, और रिफॉर्म लाने का कोशिश करते हैं। उसी रिफॉर्म लाने की कोशिश में एक सीमन कमीशन बिठाते हैं। ओके, लेकिन उस कमीशन में क्या होते हैं, उस कमीशन में कोई भी इंडियन लोग नहीं था। उस कमीशन ऑल ब्रिटिशर्स था, ऑल मेंबर्स वेर ब्रिटिशर्स। तो इसीलिए लोग प्रोटेस्ट करते थे, इंडिया का जो लोग है ना, वो प्रोटेस्ट किए थे। और उस प्रोटेस्ट में हमारा जो एक लीडर है, लाला लाजपत राय, ठीक है, उस प्रोटेस्ट में लाठी चार्ज होते हैं, उस लाठी चार्ज में उनका इंजरी होता है, हेड इंजरी होता है, और वो उसका देहांत हो जाता है, ठीक है, उस प्रोटेस्ट में, सीमन कमीशन का वाला जो प्रोटेस्ट है, ठीक है। तो सीमन गो बैक बोल के एक प्रोटेस्ट चला था, बहुत तगड़ा प्रोटेस्ट चला, ओके। और जब ये, मैं आपको बस एक कहानी बता दूं, ये एक एक कहानी इससे शुरू होता है। जब, है ना, लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज करके मार देते हैं ब्रिटिशर्स, तब क्या होता है, ये एक ट्रिगर बनता है, ये एक ट्रिगर बनता है, भगत सिंह का एक जन्म होता है। भगत सिंह, भगत सिंह और उनके साथी जो थे, उन्होंने वायलेंट कदम लेना शुरू कर देते हैं। फिर भगत सिंह का कहानी शुरू होता है, ये ट्रिगर बनता है, ठीक है। लाला लाजपत राय का जो देहांत है ना, वही ट्रिगर बनता है। भगत सिंह जो आज हम जानते हैं ना, ये भगत सिंह को क्रिएट करने का एक ट्रिगर है, उसका भगत सिंह का कहानी शुरू होता है। बस आपको रेफरेंस के लिए बोल दिया मैंने, ठीक है। जब हम रिवॉल्यूशनरी ग्रुप्स का जो एक्टिविटीज है उसको डिटेल में जब हम पढ़ेंगे, एक चैप्टर अलग सा है, बैकबोन में नहीं चाहिए ये, बेसिक जो आर्किटेक्चर, बेसिक जो स्ट्रक्चर है जो हम पढ़ रहे हैं उसमें नहीं चाहिए अभी ये। जब हम बाद में पूरा डिटेल में जब जाएंगे, तब हम पढ़ेंगे वो रिवोल्यूशनरी ग्रुप्स का एक्टिविटीज, जिसमें भगत सिंह को भी पढ़ेंगे, राइट, ठीक है। फिर सीमन गोबेक वाला आते हैं, है ना। फिर सीमन कमीशन का एक रिपोर्ट निकालते हैं वो लोग, है ना। वो रिपोर्ट बहुत ही एक खराब रिपोर्ट, मतलब जो इंडियंस लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, इंडियंस का जो डिमांड था वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, है ना। तो नेहरू रिपोर्ट बोल के सब्सिक्वेंटली उसका रिप्लाई में, उसका एक एज ए रिएक्शन टू द सीमन रिपोर्ट, सीमन कमीशन रिपोर्ट, वो क्या करते हैं, नेहरू रिपोर्ट बोल के एक निकालते हैं, और निकालते हैं, है ना, मोतीलाल नेहरू, लेड बाय मोतीलाल नेहरू,
जवाहरलाल नेहरू का फादर, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू का पिताजी मोतीलाल नेहरू, उन्होंने 1928 में एक नेहरू रिपोर्ट निकाला था। ये एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है, याद रखना है। तो निकाला था, और वो कौन सा रिएक्शन, एज ए रिएक्शन टू व्हाट, एज ए रिएक्शन टू द सीमन कमीशन रिपोर्ट, ठीक है। वो निकाले थे कि हमारा जो डिमांड है, हमारा जो डिमांड के हिसाब से जो रिफॉर्म लाना है वो कौन सा था, ठीक है। उस तरीके से वो एक अपना एक ड्राफ्ट रूल्स एंड रेगुलेशन है, ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। इंडिया में कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, एक एक कॉन्स्टिट्यूशन का एक आकलन, ओके, बस एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो और इसी से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बाद में हम देखेंगे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं, तो यही सब हम लोगों का प्रिंसिपल्स रहता है जब कॉन्स्टिट्यूशन बनते हैं अपना इंडिपेंडेंट इंडिया का, राइट। तो यहाँ से शुरू होता है नेहरू रिपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है। फिर मोहम्मद अली जिन्ना सीन में आ गया था, तब हिंदू मुस्लिम का डिवीजन हो चुका था ऑलरेडी, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग अलग हो गया था, अलग से वो लोग आंदोलन करने लगे थे, नहीं हमको मुस्लिम स्टेट चाहिए, उस तरीके से वो लोग डिमांड करने लगे थे। और ब्रिटिशर्स लोग, है ना, वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत वो करते थे अपना जो जो भी कारोबार करना था, है ना, ओनली टू वीकेंड द प्रोटेस्ट, वीकेंड द नेशनल मूवमेंट। तो जिन्ना भी अपना डिमांड रखते हैं, ठीक है, जिन्ना भी अपना डिमांड रखते हैं, तो उसको जिन्ना 14 पॉइंट डिमांड बोलते हैं। वो नेहरू रिपोर्ट निकाला ना, नेहरू का रिपोर्ट, तो उसका रिएक्शन में निकालते हैं जिन्ना अपना, मोहम्मद अली जिन्ना 1929 में निकालते हैं, ठीक है। फिर 1929 में और एक चीज होते हैं, वो ये है कि पूर्ण पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज, पूर्ण स्वराज। इसका मतलब ये है कि लाहौर सेशन में, जो लाहौर सेशन है, लाहौर अभी पाकिस्तान में है लाहौर, ठीक है, तो उस समय भारत ही था, ओके। तो लाहौर सेशन, जब आईएनसी का सेशन का मतलब एक मीटिंग, ठीक है, जब बड़ा एक मीटिंग नेशनल लेवल पे होता है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो उसको सेशन बोलते हैं। तो लाहौर मीटिंग में क्या हुआ कि सबने एक रिजोल्यूशन लाया कि हमको पूर्ण स्वराज चाहिए, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तब तक कंप्लीट इंडिपेंडेंस या पूर्ण स्वराज का कॉन्सेप्ट आया नहीं था। बस एक जब होम रूल लीग ने कुछ एक कॉन्सेप्ट निकाला था 1916 में, तब था, है ना, लेकिन नेशन वाइड इंडियन नेशनल कांग्रेस ने तब तक पूर्ण स्वराज का कॉन्सेप्ट नहीं लाया था, डिमांड नहीं रखे थे तब तक तो छोटा छोटा डिमांड करके धीरे धीरे करके अपना डिमांड बढ़ा रहा था, है ना। लेकिन 1929 में आते आते क्या किया कांग्रेस ने, एक डिसीजन लिया कि हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, है ना, कंप्लीट पूरा फुल। उन लोगों ने डिसाइड किया कि जनवरी 26 1930 ये अपना इंडिपेंडेंस डे होगा, इंडिपेंडेंस डे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जनवरी 26 1910 और 1930 उन लोगों ने डिक्लेयर कर दिया था कि यही इंडिपेंडेंट होगा, इसी दिन में हम लोगों को इंडिपेंडेंस मिलेगा, ठीक है। लेकिन हमको कब मिला, अगस्त 15 को मिला ना, 1947, ठीक है, बहुत सालों बाद, राइट। लेकिन ये तब शुरू हुआ था पूर्ण स्वराज का जो डिमांड है, ओके। तो जनवरी 26 का एक रेलिवेंस है, आपको बता दो, हमारा जनवरी 26 क्या है, रिपब्लिक डे मानते हैं ना, हम रिपब्लिक डे मानते हैं, राइट। जनवरी 26 में एक्चुअली में जनवरी 26, यस, जनवरी 26 का जो जैन 26 का जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो यही है कि पूर्ण स्वराज जो लाहौर सेशन में हम लोग डिक्लेयर किया था कि जनवरी 26 1930 को हमको इंडिपेंडेंस मिलेगा, तो इसलिए रिपब्लिक डे को भी जनवरी 26 माना जाता है आज। बैकग्राउंड समझ में आ गया, स्टोरी समझ में आ गया, अभी लिंक बैठ गया। ये किसको किसको पता था, नहीं पता था, ओके, कोई बात नहीं। तो अब उस लाहौर सेशन का जो प्रेसिडेंट था, कौन है, जो लीडर था, वो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। ये एमसीक्यू मटेरियल है, ये एमसीक्यू में आते हैं, ठीक है। तो उस समय उन लोगों का लीडरशिप आने लगा था, तब
गांधी जी अपना काम कर रहा था, गांधी जी इस सीन में नहीं है अभी, है ना। गांधी जी अभी पीसफुल स्टेट में है, मैंने बोला था ना। गांधी जी कहाँ पे है, ये वाला स्टेट में है, ट्रूस वाला स्टेट में है, ठीक है। क्या हुआ कि पूर्ण स्वराज हमको चाहिए लाहौर सेशन में 1929 में, और जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का तब आगमन हो जाता है, उस सीन में एंट्री होता है। उस नाटक अगर हम कभी देखते हैं ना, एक एक कैरेक्टर आते जाते हैं ना अलग अलग टाइम पे, तो 1929 में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का एंट्री होता है सीन में, बड़ा से एंट्री होता है। ऐसा तो है ना, धीरे धीरे करके वो लोग बेस बना ही रहा था, लेकिन इसमें उन लोग का जैकपॉट एंट्री होता है, ठीक है। फिर गांधी का अभी सोने वाला जो पीरियड है ना, पीसफुल जो पीरियड है, वो खत्म होते हैं, और वो बोलते हैं कि अभी फिर से हमको आंदोलन करना पड़ेगा, है ना। अब शांति का टाइम खत्म, अब हमको आंदोलन करना पड़ेगा। तो उसका जो आंदोलन का जो नाम है वो क्या देते हैं, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, आइन अमान्य आंदोलन, राइट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट क्या था, असहयोग आंदोलन, हम सहयोग नहीं करेंगे, है ना। और ये क्या है, हम आइन को अमान्य ही करेंगे, हम मानेंगे ही नहीं। आपका जो आइन बना हुआ है ना, जो लॉ बना हुआ है, उसको हम मानेंगे नहीं। तो इस एक स्टेप आगे, इसका मतलब है ये फोर्थ गियर में चला गया, फोर्थ गियर में चला गया, ठीक है। फोर्थ गियर में ड्राइवर कौन है अभी, अभी भी गांधी ही है ड्राइवर। फोर्थ गियर लगा दिया। तो क्या बोलेंगे कि आपका जो आइन बना है, हम आइन को नहीं मानेंगे, ठीक है। उस समय एक सिंबॉलिक एक्ट करना था गांधी जी को, बहुत चातिर था वो, बहुत वेरी एस्ट्यूट, वेरी वेरी क्लेवर पॉलिटिशियन। वो क्या किए थे कि एक सिंबॉलिक आंदोलन करना है। फिर उन्होंने क्या सिलेक्ट किया, सॉल्ट मार्च करेंगे, सॉल्ट मार्च। इसका मतलब है एक सॉल्ट लॉ था, सॉल्ट लॉ, जिसके तहत इंडियंस लोग नमक नहीं बना सकता था। नमक पहले इंडियंस लोग खुद ही बनाता था सागर से, ठीक है। जो सागर है ना, अपना कोस्ट लाइन है, अपना तो सागर है, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल है, राइट। तो उनसे सॉल्ट बनाता था लोग, लेकिन ब्रिटिशर्स ने बंद कर दिया था एक सॉल्ट लॉ बना के। गांधी बोले कि हम इसके सहारे एक आंदोलन, बड़ा सा एक आंदोलन खड़ा करेंगे, सॉल्ट लॉ को अमान्य करके। ये जो सॉल्ट लॉ है ना, आइन, इस आइन को अमान्य करके, सिविल डिसोबीडियंस, ठीक है। तो हम एक सॉल्ट मार्च निकालेंगे। सॉल्ट मार्च कहां से कहां तक निकालेंगे, एमसीक्यू में आते हैं, ठीक है। सॉल्ट मार्च बहुत लोग मिलके, गांधी जी लीड करते हैं उसमें, साबरमती आश्रम से लेके दांडी तक, उसको दांडी मार्च भी बोलते हैं, सुने होंगे, राइट, सुने होंगे ना। तो यस सर। Yes, sir. हाँ, ओके। तो क्या करते हैं कि साबरमती आश्रम से, मैप इंपॉर्टेंट है, राइट, मैप 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 इज इंपॉर्टेंट, हम इसलिए मैप दिखाते रहेंगे, है ना, बीच बीच में। तो ये गुजरात है, गुजरात का मैप को पता पता है ना, ये गुजरात का मैप है, ठीक है। ये वाला मैप है। तो कालभब कंबट है, कालभब कच्छ है, ठीक है। तो साबरमती आश्रम जो गांधी का हेडक्वार्टर था उस समय, उधर से लेके दांडी तक हम मार्च करेंगे, अराउंड 240 माइल्स, है ना, मार्च करेंगे। और हम प्रोटेस्ट करके बहुत एक ब्यागुम लोग लेके, है ना, नंबर ऑफ पीपल लेके, बड़ा एक नंबर ऑफ पीपल लेके हम मार्च करेंगे। और जैसे है ना फार्मर का प्रोटेस्ट हुआ था ना, मार्च हुआ था ना, उस तरीके से। तो उधर से इतना माइल्स, है ना, किलोमीटर्स आके यहाँ तक दांडी में, दांडी तक वो लोग मार्च किया, और जो सॉल्ट है वो बनाया, गांधी ने खुद जाके बनवाया, ठीक है। और ये सॉल्ट लॉ का उल्लंघन किया, अमान्य किया, ठीक है। इसलिए आइन अमान्य आंदोलन,
सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ये फोर्थ गियर में आ गया। अपना नेशनल मूवमेंट, अपना जो आंदोलन है वो फोर्थ गियर में आ गया। समझ गया समझ गया समझ गया? कुछ डाउट? एनी डाउट? ठीक है। अच्छा, उस आंदोलन में अगर आप थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि सोल लॉ इज ब्रोकन, है ना, पे टैक्स टैक्स भी हम पे नहीं करेंगे, है ना, जो गवर्नमेंट में भर्ती हुआ था, है ना, नौकरी, वो भी रिजाइन करेंगे, स्कूल कॉलेज को बॉयकॉट करेंगे, है ना, जो फॉरेन गुड्स है उसको भी हम बॉयकॉट करेंगे, लॉयर जो है वो भी क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे। उस तरीके से गांधी ने कुछ कुछ डायरेक्टिव दिया था। ठीक है, ये आप मानो, लोगों को डायरेक्टिव दिया, तो लोगों ने बहुत एक मास रेजिग्नेशन भी दिए थे, टैक्स देना बंद कर दिया, है ना। तो ब्रिटिशर्स लोगों को बहुत तकलीफ होने लगा, ये तकलीफ होने लगा। ठीक है, लेकिन उस डायरेक्टिव का ओवरऑल जो प्रिंसिपल था वो अहिंसा था, अहिंसा। ठीक है, गांधी ने ये स्ट्रिक्टली बोला कि नो वायलेंस, आप हिंसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पीसफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि हिंसा करते ही ब्रिटिशर्स लोग डंडा लगाएंगे, आपको जेल में भेज देंगे, और क्या करेंगे, आंदोलन खत्म कर देंगे। ठीक है, गांधी बहुत क्लेवर था, गांधी बहुत एक एस्ट्यूट लीडर था। ओके, तो क्या करते हैं कि नॉन वायलेंटली चलता है ये 1930 का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। ओके, तो ये पूरा भारत वर्ष में फैल जाते हैं। तो अलग अलग जगह पे लोग यू नो प्रोटेस्ट करने लगते हैं। गांधी तो क्या करते हैं, गांधी दांडी मार्च ही करते हैं ना, दांडी मार्च करते हैं, लेकिन बाकी जो अलग अलग जगह पे कौन प्रोटेस्ट करेगा, उनका जो गांधी का इंस्पिरेशन लेके बहुत लोगों ने साउथ इंडिया में भी शुरू किया, है ना, नॉर्थ इंडिया में भी, आसाम में भी इनफेक्ट शुरू कर दिया था तब, है ना, इन आसाम आसाम में भी शुरू कर दिया था। जैसे कहाँ पे, सिलचर विलचर करीमगंज करीमगंज में शुरू कर दिया था, है ना, एक कनिंघम सर्कुलर आया था उसके अगेंस्ट में। ठीक है, तो जब हम डिटेल में जब पढ़ेंगे ना, तब हम देख लेंगे वो लोग वो सब, है ना। फिर नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में, है ना, अभी जो पाकिस्तान वाला जो एरिया है, और खैबर पख्तूनख्वा वाला जो एरिया है, अब्दुल गफर खान उसको फ्रंटियर गांधी बोलते हैं, है ना, ये एमसीक्यूज में आता है कभी कभी। ठीक है, तो अब्दुल गफर खान ने एक आंदोलन निकाला था, फ्रंटियर गांधी। उनको फ्रंटियर गांधी का दूसरा नाम है एक्चुअली, दूसरा आदमी है, मतलब उनको एक गांधी जैसा ही मानता था उस समय। मुस्लिम था, मुसलमान था, लेकिन वो भी आंदोलन करते थे पीसफुल, तो इसलिए उसको फ्रंटियर गांधी बोलते थे। ठीक है, पाकिस्तान की तरफ जो है एरिया। ओके, ये देखिए, सी राजा गोपाली एक लीडर था जो तमिलनाडु में किए थे। ओके, आसाम में एक सिलहट, तो नौखाली किए थे। मलाबार में के कलप्पन, है ना, नागालैंड में भी हुआ था रानी गोइडेनलू। कभी कभी ये एमसीक्यूज में आते हैं, बस एक ये टेबल रेफर कर देना है, जब आप डिटेल में पढ़ेंगे ना इसको थोड़ा सा, जब थोड़ा हायर लेवल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करेंगे ना, तो इसको पढ़ना पड़ेगा आपको। ओके, लेकिन मोटा मोटी बात यही है कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था वो पूरा भारत वर्ष में फैल जाता है। राइट, बड़ा एक आंदोलन खड़ा कर देते हैं गांधी। ओके, तो ब्रिटिशर्स लोग हिल जाते हैं। ओके, तो और ब्रिटिशर्स लोग क्या करते हैं, एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाते हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाते हैं, लेकिन गांधी क्या करते हैं या कांग्रेस क्या करते हैं, नहीं हम लोग आपका अटेंड नहीं करेंगे, हमारा डिमांड मानो। ठीक है, हमारा कुछ कुछ डिमांड है। डिमांड कौन सा है, ये कुछ अलग अलग तरीके का डिमांड। ठीक है, सॉल्ट लॉ को एबॉलिश करना है, आर्मी में एक्सपेंडिचर जो है उसको कम करना है, उस तरीके से। लेकिन मेन मोटिव एक्चुअली यही था कि जो पब्लिक है, जो लोग है, जो जनता है, उसको जागरूक करना है, और एक आंदोलन खड़ा करना है कि हमको स्वाधीनता चाहिए। वही मेन मोटिव था। राइट, उसके बाद एक गांधी इरविन पैक्ट नामक, क्योंकि ब्रिटिशर्स लोगों को तकलीफ हो रहा था, तो ब्रिटिशर्स लोग ट्राई कर रहे थे कि गांधी को कैसे एक लूप में लाए।
ठीक है, कैसे गांधी को रोके। तो इरविन नामक एक व्यक्ति था, है ना, ब्रिटिशर्स, तो उनके साथ क्या हुआ, एक समझौता हुआ, पैक्ट हुआ, उसको दिल्ली पैक्ट भी बोलते हैं, है ना, 1931 में। तो उस पैक्ट के दौरान क्या बोलते हैं कि गवर्नमेंट को कंसीड करते हैं कि हम ना जिसको जिसको जेल में, क्योंकि उस दौरान बहुत लोगों को जेल में भेजा गया था, है ना, तो जेल से हम रिहा कर देंगे, है ना, जो फाइन लगाए थे उसको भी हम रिहा करेंगे, उसको हम फाइन को हटा देंगे। और जो भी लैंड कॉन्फिस्केट का आंदोलन किया था, तो लैंड ब्रिटिशर्स लोग भी, है ना, डंडा लगाते थे, है ना, उस समय आंदोलनकारी के ऊपर। तो वो जो आंदोलनकारी का जो लैंड था, जो जमीन था, उसको भी हड़प लेते थे, कॉन्फिस्केट कर लेते थे, है ना। फिर आप अगर सॉल्ट बनाते हैं, जो सॉल्ट लॉ था उसको हम अमेंड करेंगे, और सॉल्ट बनाने के लिए हम अलाउ करेंगे, है ना। तो उस तरीके से डिमांड जो है, गवर्नमेंट बोला कि हम ये डिमांड आपका पूरी करेंगे, ठीक है। और गांधी जी ने बोला कि आप अगर ये डिमांड हमको हमारा पूरी करेंगे तो क्या होगा कि हम जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो आईन अमान्य आंदोलन है, उसको हम रोक देंगे, ओके। और एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में हम पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बहुत सारा डिस्कशन होगा, जिसमें से डिमांड जो है, इंडियन लोगों का जो डिमांड है मेन, वो डिस्कशन होगा, ओके। अब उस टाइम तक भगत सिंह का एक्चुअली, है ना, भगत सिंह बॉम्ब फोड़ चुके थे असेंबली में, है ना। भगत सिंह का कहानी अलग चलता है, अलग ही कहानी चलता है। उसको जेल में बिठा दिया था ऑलरेडी, है ना, उसका फांसी लगने वाला था, डेथ सेंटेंस ऑलरेडी दे चुका था उस समय, ठीक है। तो गांधी जी ने रिक्वेस्ट किया था कि भगत सिंह का जो डेथ सेंटेंस है और उसका जो साथी था उसका जो डेथ सेंटेंस है उसको हटा दो, लेकिन इरविन ने मना कर दिया, ठीक है। लेकिन एट लास्ट गांधी ये एक्सेप्ट कर लिया था, इसलिए गांधी को थोड़ा लोग खराब मानते हैं। गांधी को ना थोड़ा बोलते हैं, आपने बचाया नहीं, बचा नहीं पाया आप भगत सिंह को, आपने क्यों मान लिया, ठीक है, आपने क्यों इरविन के साथ पैक्ट कर लिया, भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया आपने, गांधी इरविन पैक्ट क्यों किया, ठीक है। ये गांधी का अगेंस्ट में कुछ एलिगेशंस लगते हैं। ये बस कहानी का साइड पार्ट है, चलता रहता है, आजकल भी ये बीजेपी कांग्रेस जब चलता है ना, हाँ हाँ, ये कहानी चलता है, ओके। अब क्या है, कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आ जाते हैं, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट के तहत राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बैठना था, ओके। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी बैठ जाते हैं, और जो पीएम है उस समय का, जो प्राइम मिनिस्टर था ब्रिटिशर्स का, वो रामसे मैकडोनाल्ड था, उनके साथ डिस्कशन होते हैं। फिर सरोजिनी नायडू भी उन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं, रिप्रेजेंटिंग द इंडियन वुमेन, ओके। तो ये कभी कभी एमसीक्यूज में आ जाता है, ये आप ध्यान रखना बस, है ना। राउंड टेबल, सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है 1931 में जो हुआ, उसमें कौन कौन पार्टिसिपेट किया था, एक तो गांधी और दूसरा सरोजिनी नायडू, और बाकी भी किया था, ठीक है, एमसीक्यूज के लिए, लेकिन गांधी और सरोजिनी नायडू, ओके, ठीक है। लेकिन उस राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का जो आउटकम है वो निकला ये कि, है ना, कुछ हल नहीं निकला, है ना, फिर से डेडलॉक में आ गया। और कांग्रेस वर्किंग कमेटी या गांधी ने फिर से डिसाइड किया कि हम फिर सीडीएम को रेज्यूम करेंगे, फिर से हम शुरुआत करेंगे आंदोलन, क्योंकि आंदोलन कम कर दिया था ना, आंदोलन खत्म कर दिया था उस समय, जो नॉन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ओके। अभी फिर से रेज्यूम करेंगे। अब लेकिन क्या हुआ, वाइसरॉय चेंज होते हैं, थोड़ा खतरनाक वाला, लॉर्ड सॉरी वाइसरॉय लॉर्ड विलिंगडन, वो क्या करते हैं, जो इरविन था, लॉर्ड इरविन जो वाइसरॉय था, जो गांधी इरविन पैक्ट किया था, राइट। तो क्या क्या विलिंगडन ने, ये जो सीडीएम था, ये जो सेकेंड फेज ऑफ सीडीएम था, सेकेंड फेज ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आफ्टर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उन्होंने पूरा का पूरा रिप्रेशन शुरू कर दिया, डंडा लगाना शुरू कर दिया, सबको जेल भेजना शुरू कर दिया, कोर्ट मार्शल कर दिया, ये सिविल मार्शल लगा दिया, सबको, यू नो, अरेस्ट करके डंडा लगाना शुरू कर दिया एकदम बढ़िया से। तो अल्टीमेटली जाके गांधी क्या गया, 1934 में उस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को खत्म करने पड़ा, और वो फिर पीस वाला पीरियड आ गया, है ना, बताया था ना ये वाला, ये हो गया एनसीएम,
सीरियन। अब यहाँ आ गया पीस वाला पीरियड आ गया, ये वाला, ये आ गया था और ये वाला अभी, ठीक है, पीस वाला पीरियड शुरू हो गया। उस दौरान कुछ कुछ चीजें होते हैं। एक तो कम्युनल अवार्ड 1930, तो कम्युनल अवार्ड का कुछ आप अगर देखेंगे कम्युनल अवार्ड थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, उसमें ये है कि ब्रिटिशर्स का हमेशा डिवाइड एंड रूल पॉलिसी चलता था। तो वो क्या करता था, दलित लोगों को, सिख लोगों को और बुद्धिस्ट लोगों को, अलग अलग रिलीजन था ना इंडिया में, और हिंदू लोगों को ये उसके अंदर ही सेपरेशन लाना चाहता, डिवाइड करना चाहता था। तो वो क्या बोले, एक कम्युनल अवार्ड लाया। इसका मतलब है कम्युनिटी, अलग अलग जो कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी, जैसे फॉर एग्जाम्पल सिख, बुद्धिस्ट या जो दलित था, उन लोगों के लिए अलग कुछ हम अवार्ड देंगे। अवार्ड का मतलब यही है कि आपका कुछ एक वोटिंग राइट होगा अलग से, कुछ आपका फैसिलिटी होगा, पॉलिटिकल कुछ कंसेशंस होगा, ठीक है। तो वही कम्युनल अवार्ड है, और गांधी इसको अपोज करता था, राइट, अपोज करता था। और उससे फॉर एग्जांपल रिजर्वेशन वगैरह भी है ना, सॉरी जो क्या बोलते हैं, कम्युनल इलेक्टोरेट बोल के एक 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 सेपरेट इलेक्टोरेट बोल के एक कॉन्सेप्ट चलता है, जिसमें जो वोटिंग है वो सिख लोगों का अलग होगा, और यू नो डिप्रेस क्लास का अलग होगा, दलित लोगों का अलग होगा। तो उस तरीके से अलग करने से क्या होगा, जो हमारा जो नेशनल मूवमेंट है, जो है ना आंदोलन है, यूनाइटेड नहीं रहेगा, है ना। तो वही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत ये कम्युनल अवार्ड लाया था, समझ गए। अब गांधी क्या करते हैं, इसको अपोज करते हैं। बी आर अम्बेडकर भी सीन में आ जाते हैं, ठीक है। बी आर अम्बेडकर नाम तो सुना ही होगा, है ना, उन्होंने ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन था। वही बेसिक बेसिक बोले तो वही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था, ठीक है, फादर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। लेकिन वो दलित लोगों के लिए लड़ता था। दलित बोले तो जो नीचे वाला, जो डिप्रेस्ड क्लास है ना, जो चार वर्ण है ना, उसका सबसे नीचे वाला हिंदू का, ओके, दलित। तो उन वो खुद दलित था, और वो ही देख रहे थे कि बहुत सारा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था सोसाइटी में, और पॉलिटिकली भी कुछ पावर नहीं था। तो वो क्या बोले कि दलित के लिए हम अलग से, हमको कुछ कंसेशन चाहिए, है ना, दलित के लिए वो लड़े थे। तो बी आर अम्बेडकर दलित का लीडर हो गया था उस टाइम तक। और गांधी क्या किए थे कि बी आर अम्बेडकर के साथ एक पैक्ट किया था, एक समझौता किया था उस टाइम, उसको पूना पैक्ट बोलते हैं, एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है। पूना पैक्ट क्या है, गांधी और अम्बेडकर का एक समझौता, ठीक है। उस समझौता में क्या होते हैं कि आप ना सेपरेट इलेक्टोरेट मत रखिए, कि इलेक्शन इलेक्शन जब होगा, आपका जो वोटर्स है वो अलग से वोट नहीं करेंगे, है ना। क्या बोले कि नहीं नहीं, आप रिजर्वेशन रखिए। रिजर्वेशन का गांधी एक्सेप्ट कर लिया कि रिजर्वेशन रहेगा डिप्रेस क्लास के लिए। आप अगर पार्लियामेंट में कोई अगर एमपी 100 एमपी है तो कुछ 18% रिजर्वेशन हम दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अलग से आपके लिए कोई वोटर का आइडेंटिटी या बेस बनेगा और आपके लिए अलग सा फिर एक पार्लियामेंट का सीट रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है, ओके। तो ये पूना पैक्ट एमसीक्यू पर्सपेक्टिव में आते हैं कि अंबेडकर एंड गांधी, ठीक है। फिर थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होते हैं, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ना उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते हैं कांग्रेस, और लेकिन थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस का एक इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट निकल के आता है, वो उसको बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। और आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, आईपीसी वगैरह जो है, इंडियन पिनल कोड वगैरह जो है, या जो भी फ्रेमवर्क है अपना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आज का जो संविधान है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ही स्केलेटन लिए थे, ओके, उसका ही आधार पे लिया था, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा चीजें बी आर अम्बेडकर ने बहुत सारा चीज ऐड कर दिए थे, वो अलग चीजें, लेकिन स्केलेटन जो है, जो फ्रेमवर्क है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया, राइट, ठीक है। बस ये रेफरेंस के लिए मैंने बोल दिया। अब क्या है,
हम कहाँ पहुंचे, 1932 तक पहुंच गए। ओके, अब गांधी पीस ही चल रहा है गांधी का, है ना। अब पीस चलेगा 1942 तक, 1942 तक जब क्विट इंडिया मूवमेंट आएगा ना, तो क्विट इंडिया मूवमेंट तक ये सब चलता है ना, पीस वाला पीरियड। लेकिन इसमें कुछ ना कुछ होते रहते हैं, ऐसा बड़ा आंदोलन कुछ होता नहीं है ना, कुछ ना कुछ होते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया है ना, इसका अंदर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में क्या है क्या नहीं है, वो बाद में जब हम डिटेल में जाएंगे वो अलग ही चैप्टर होगा, वो तब हम पढ़ेंगे। ओके, फिर है ना सुभाष चंद्र बोस का एक कहानी शुरू होता है तब, है ना 1938 में, 1938 1939 में सुभाष चंद्र बोस क्या होते हैं, उसका कॉन्सेप्ट फिलोसॉफी वो थोड़ा डिफरेंट चला जाता है, महात्मा गांधी से अलग होता है। वो नहीं नहीं, नॉन वायलेंस या अहिंसा में बिलीव नहीं करते हैं वो, है ना, अहिंसा में बिलीव नहीं करते हैं वो, क्या सेपरेट हो जाते हैं कांग्रेस से। तो 1939 में, एक्चुअली 1938 में वो प्रेसिडेंट से इलेक्शन एक होता है, उसमें प्रेसिडेंट बन जाते हैं, वो इलेक्शन जीत जाते हैं, है ना। लेकिन गांधी सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि गांधी और सुभाष चंद्र बोस का जो फिलोसॉफी है वो अलग हो गया था। गांधी अहिंसा और ये वायलेंस नहीं, हमको अहिंसा प्लस वायलेंस, हमको ऐसा नहीं है कि सिर्फ अहिंसा ही चले, हमको डंडा भी लगाना है, ब्रिटिशर्स को ना डंडा भी लगाना है ना, बंदूक भी उठाना पड़ेगा। तो उसका कहानी चलता है सुभाष चंद्र बोस का, और वो कांग्रेस से रिजाइन कर देते हैं और वो अपना कहानी शुरू कर देते हैं सुभाष चंद्र बोस का, है ना। तो बोस का कहानी वो लोगों को पता ही है, ठीक है। वो अलग सा एक आईएनए शुरू कर देता है, इंडियन नेशनल आर्मी, है ना, उसका अलग कहानी चलता है, ठीक है। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस को भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम जाते हैं, अब हम फोर्थ गियर में आ गया ना, फोर्थ गियर खत्म हो गया, ठीक है। अब गांधी जी स्टार्ट बंद कर दिया, लेकिन हाँ धीरे धीरे ही चल रहा है अभी गाड़ी। ओके, अब लेकिन फिफ्थ गियर चलाना है, फिफ्थ गियर। तो फिफ्थ गियर चलाने के लिए हमारा एक चैप्टर है, ये वाला चैप्टर है, ठीक है। अब फिफ्थ गियर में आएंगे धीरे से। तो 1939 में, 1939 में हमारा सुभाष चंद्र बोस चला जाता है 1939 में, ओके, कांग्रेस छोड़ के चला जाता है, उसका कहानी शुरू हो जाता है। ओके, 1939 में और एक चीज शुरू होता है, वो है वर्ल्ड वॉर टू कहानी चल रहा है, ठीक है। थोड़ा लंबा कहानी है, आज हिस्ट्री खत्म करेंगे, इसलिए मैं थोड़ा खींच रहा है क्लास, है ना। बस आपको थोड़ा धैर्य धैर्य करके, है ना, क्लास को सुनना है। ओके, कहानी एक्चुअली इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़ा खींच रहा है, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा और ध्यान, ठीक है। ठीक है, नारायण सब ठीक है, सीमा यस सर। एवरीथिंग ऑल राइट, नींद यस तो नहीं सर। आ रहा है, ठीक है। नहीं सर। ओके, স্যার अब স্যার কিন্তু স্যাৰ কিন্তু এইটো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধটো 1945 পৰাই আৰম্ভ হৈছিল। 1945 আৰম্ভ হৈছে, চিয়ৰ? মানে স্যাৰ পলিটিকেল চাইন্সত এনেকা পঢ়িছিলো ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ছেকেণ্ড নাই নাই ইয়েৰ। নাই নাই, এইটো 1945 খতম হৈছে, ঠিক আছে। 1945 যেতিয়া 19 স্যাৰ স্যাৰ 1945 যেতিয়া 1945 পৰা কোৱা কওকচোন স্যাৰ। 1945 স্যাৰ কোৱা 1945 একচুৱেলি এটম বম তেতিয়া গিৰি গৈছিলে জাপানত, হিৰোশ্বিমা নাগাচাকি, ৰাইট। আৰু সেইটোৱে वर्ल्ड वॉर टू खत्म কৰিছিলে, ঠিক আছে। देयर इज नो डिस्प्यूट, এইটো ডিসপিউট নাই যে 1939 শুরু হৈছিলে, ওকে। 1939 শুরু হৈ পিনে 1945 খতম হৈছিলে वर्ल्ड वॉर टू, ঠিক আছে। यस यस স্যার 1939 अब याद आ गया, এইটো ओके। अब नींद से जाग गया, 39 ठीक है। अब यस सर। हम ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वर्ल्ड वॉर टू का हिस्ट्री जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे, ओके। वो एक इंटरेस्टिंग बढ़िया सा हिस्ट्री है, मतलब वो भी एकदम रियली बढ़िया सा हिस्ट्री, इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है उसका। हम है ना वर्ल्ड वॉर टू का हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तब पूरा वर्ल्ड वॉर 1 से लेके वर्ल्ड वॉर 2 का हिस्ट्री, हिटलर से लेके
इतना बढ़िया सा एक हिस्ट्री है, वर्ल्ड हिस्ट्री इतना बढ़िया लगता है ना, वो एक बढ़िया हिस्ट्री है, लेकिन उसका स्कोप अलग है अभी। ठीक है, उसको भी हम पढ़ेंगे कभी जब क्लास में। ठीक है, अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं कि 1939 तक क्या था, फोर्थ गियर चला रहा था गांधी। ठीक है, धीरे 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 मतलब एक एक लेवल तक आ गया था, फोर्थ गियर तक आ गया था, राइट। उसके बाद का जो फेज है क्विट इंडिया मूवमेंट, जो 1942 में शुरू होता है, ओके, उस क्विट इंडिया मूवमेंट फिफ्थ गियर में चला जाता है। ओके, क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 ये हो गया फिफ्थ गियर। गाड़ी में फिफ्थ गियर होता है कि नहीं, किसी को पता है? होता है, ठीक है। होता है सर। ये लास्ट गियर है, ओके, ये लास्ट गियर है। ये लास्ट गियर सबसे फास्टेस्ट गियर है, एकदम पूरा गाड़ी अभी फास्ट चलने वाला है। ठीक है, उससे पहले लेकिन जो सिचुएशन है, जो माहौल है, वो मैं समझा रहा हूँ। ओके, उससे पहले जो माहौल है वो क्या है कि सुभाष चंद्र बोस चला जाता है कांग्रेस से, और वर्ल्ड वॉर टू भी शुरू होता है उस दौरान। ठीक है, और अब क्या है, ब्रिटिशर्स को इंडियंस का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बहुत इंडियंस ब्रिटिश आर्मी में था, है ना। और अगर यहाँ पे आंदोलन शुरू हो गया तो क्या होगा, तो दिक्कत होगा ना। तो ब्रिटिशर्स को भी ब्रिटिशर्स को भी सपोर्ट चाहिए था इंडियंस का। तो ब्रिटिशर्स लगे हुए थे कि नहीं, कांग्रेस लोग आप ना हमको सपोर्ट करो, ये वो। फिर कांग्रेस भी डिमांड करने लगे थे, नहीं नहीं, हमारा जो है ना, आप हमको इंडिपेंडेंस दो, है ना। तो मेन मुद्दा ये हो गया था कि अब इंडिपेंडेंस दो, स्वराज। अब स्वराज वाज द डिमांड, राइट। इंडिपेंडेंट, कंप्लीट इंडिपेंडेंस वाज द डिमांड, राइट। अब क्या होते हैं, ठीक है, ये वाला जो है वर्ल्ड वॉर वन वर्ल्ड वॉर टू का कहानी जो स्टार्ट होते हैं। ठीक है, अब क्या होते हैं, एक ऑफर लेके आते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के ना, हम ना आपको देंगे कुछ ना कुछ, है ना, आप बस हमको सपोर्ट करो। ठीक है, आपको एक डोमिनियन स्टेटस बोल के बोलते हैं ना, डोमिनियन स्टेटस एक कॉन्सेप्ट है बेसिकली, कि ना आप इंग्लैंड के अंदर ही रहोगे, इंग्लैंड का नाम नाम वास्ते इंग्लैंड के अंदर ही रहोगे नाम वास्ते, लेकिन पॉलिटिकल जो कंट्रोल है, मेन जो कंट्रोल है एक्चुअल में आपके पास रहेगा, लेकिन नाम के वास्ते लेकिन ब्रिटिश का गवर्नमेंट का ही अंदर रहेंगे। मतलब हेड ऑफ द स्टेट जो होगा ना, वो कौन रहेगा, ब्रिटिश का जो क्राउन है, लेकिन जो पॉलिटिकल जो कंट्रोल है वो आपको दे देंगे। उस तरीके से वो लोग अगस्त ऑफर में बोला गया ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, तो कांग्रेस बहुत कंफ्यूज था यार, अगस्त ऑफर तो सही लग रहा है यार, है ना, मिल जाएगा हमको, ब्रिटिशर्स ने खुद बोला है यार कि हमको दे देंगे। फिर बहुत चलता है, बहुत कुछ चलता है ना। गांधी फिर एक एक तरीका निकालता है, इंडिविजुअल सत्याग्रह हम करेंगे, है ना, उसको डेली चलो मूवमेंट ऐसा करेंगे। उसमें विनोबा भावे और नेहरू वो फर्स्ट सत्याग्रही होते हैं। ये एमसीक्यूज में कभी कभी आते हैं, ठीक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। एमसीक्यू में क्या क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट सत्याग्रह ऑफ इंडिविजुअल सत्याग्रह कौन था, विनोबा भावे। ठीक है, एक एक लीडर था विनोबा भावे, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लीडर। ठीक है, वो बहुत बढ़िया एक लीडर था, गांधीयन लीडर था, गांधी को फॉलो करने वाला। फिर नेहरू भी निकाले थे। ठीक है, फिर क्या नेक्स्ट स्टेप लाते हैं ब्रिटिश, एक क्रिप्स मिशन भेजते हैं, है ना, वॉर सपोर्ट के लिए। अलग सा एक क्रिप्स मिशन भेजते हैं, है ना। एक तो अगस्त पर भेजते ही भेजते थे, भेजते ही भेज दिया था उस टाइम, है ना। फिर नहीं नहीं, और हम आपको और तगड़ा तरीके से आपको कंसेशन देंगे, और आपका कॉन्स्टिट्यूशन जो मेकिंग पावर है उसको भी हम आपके हाथ में ही दे देंगे, क्योंकि अगस्त ऑफर में कुछ कुछ चीजें था, जो जो अगस्त ऑफर था ना, जो अगस्त ऑफर था उसमें कुछ कुछ चीजें, है ना, डिटेल में हम नहीं जाएंगे, लेकिन हम बस आपको रेफरेंस के लिए बोल दे कि अगस्त ऑफर में कुछ कुछ चीजें इंडियंस लोग जो कांग्रेस है वो नाखुश थे। कांग्रेस लोग बोले कि अगस्त ऑफर हम रिजेक्ट करते हैं,
है ना, क्योंकि आपने कुछ कुछ चीजें ऐसा डाला है कि जो हमको पसंद नहीं है, ठीक है। तो फिर उन्होंने क्रिप्स मिशन भेजा। क्रिप्स में बोला कि हम जो आप डिमांड कर रहे थे ना 1940 का जो अगस्त ऑफर, उस ऑफर में जो आप नाखुश थे उसको हम फिर से आपको वो कंसेशन दे देंगे। ओके, तो क्या होता है फिर कांग्रेस कंसीडर करते हैं, है ना। बेसिकली वो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पावर जो है ना वो ब्रिटिशर्स बनाएंगे, उस तरीके से एक डिबेट चल रहा था कि ये ब्रिटिशर्स बनाएगा कॉन्स्टिट्यूशन, ब्रिटिशर्स बनाएगा या इंडियंस लोग बनाएगा। ओके, और उसके बाद क्या होते हैं कि जो क्रिप्स मिशन है उसको वो फ्लॉप हो जाते हैं, ठीक है। क्रिप्स मिशन है और फ्लॉप हो जाता है, फ्लॉप। कांग्रेस डिसाइड करता है और गांधी डिसाइड करता है कि ऐसा तो नहीं चलेगा, क्योंकि वो क्रिप्स मिशन या जो अगस्त ऑफर था वो बस एक अ, बहाना है, ठीक है। ब्रिटिशर्स लोग एक्चुअली में नहीं चाह रहे हैं, उन लोगों को समझ में आएगा कि ब्रिटिशर्स लोग एक्चुअली में नहीं चाह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस डे, ठीक है। बस इंडियंस का जो वर्ल्ड वॉर 2 में सपोर्ट के लिए ही वो लोग ये पॉलिसी या ये कंसेशन देने का वादा कर रहे थे, ठीक है। वो लोग समझ में आ गया, वो लोग को समझ में आ गया कांग्रेस और गांधी को। वो फिर गांधी फिफ्थ गियर लगा देते और बोलते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट, मतलब आप इंडिया से क्विट हो जाओ, आप इंडिया से भागो, ब्रिटिशर्स लोग आप इंडिया से भागो, आपको हम भगाएंगे अभी, ठीक है। उसको अगस्त रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? अगस्त रिवॉल्यूशन। और कब शुरू होता है? अगस्त 8 1942 में, इसलिए अगस्त रिवॉल्यूशन बोलते हैं। और ब्रिटिशर्स को भगाने का स्कीम बनता है। अभी पूरा गाड़ी टॉप स्पीड में चल रहा है, इंडियन जो मूवमेंट का जो गाड़ी है वो टॉप स्पीड में चल रहा है अभी, फिफ्थ गियर में। और उसका ड्राइवर है कौन? गांधी, ठीक है। और वो जो रिजोल्यूशन है क्विट इंडिया मूवमेंट का, जो रिजोल्यूशन है बॉम्बे सेशन में, बॉम्बे मीटिंग में हुआ था, ठीक है। एमसीक्यूज में कभी कभी आता है, एमसीक्यू मटेरियल है, बॉम्बे सेशन, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और गांधी ने एक डायलॉग या गांधी का एक जो मंत्र था, गांधी ने कुछ स्लोगन दिया था, उस स्लोगन का नाम है डू और डाई, है ना। डू और डाई, आप करो या मरो, ठीक है। इसका मतलब है आंदोलन जो कारी है, आंदोलनकारी को बोला कि आप पीसफुल प्रोटेस्ट करो और इतना प्रोटेस्ट करो कि ब्रिटिशर्स भाग जाए, और तब तक प्रोटेस्ट करना है कि जब तक ब्रिटिशर्स भाग न जाए। और अगर ब्रिटिशर्स डंडा भी लगाए, आपको जेल भेजे, आपको मारे पीटे, आप प्रोटेस्ट करते रहो, आप मरते दम तक प्रोटेस्ट करते रहो, ठीक है। डू और डाई, राइट, ठीक है। और गांधी भी फास्टिंग शुरू कर देता है, अनशन शुरू कर देता है, ओके, आमरण अनशन, फाइन। ये बहुत एक बड़ा मूवमेंट हो जाते हैं, है ना, बहुत बड़ा मूवमेंट, एकदम पूरा ऑल ओवर इंडिया में खलबली मच जाते हैं। और उसमें वायलेंस भी होते हैं। बहुत सारा जगह में क्या करते हैं लोग, तो ऐसा उग्र लोग भी है ना, गरम वाला लोग भी है ना, तो अगर ब्रिटिशर्स लोग डंडा लगाते थे तो डबल डंडा ब्रिटिश को भी देते थे, ठीक है। वैसा लोग भी था, वायलेंस हो गया था उस समय भी। लेकिन गांधी जी थोड़ा चुपचाप, गांधी जी थोड़ा चतुर था ना, क्योंकि गांधी जी देख रहा था सिचुएशन, यार अभी हम तो ये आंदोलन को तो बंद नहीं कर सकते, क्योंकि अभी फिफ्थ गियर आ गया ना, अभी बहुत तुंगत चल रहा था, बहुत लोग इन्वॉल्व हो गए थे, सारा इंडिया एकदम एक माहौल में चल रहा था, पूरा बॉइल हो रहा था पूरा इंडिया, राइट। तो गांधी भी चुपचाप, ठीक है वायलेंस हो रहा है फिर भी चुपचाप रहा उस टाइम, ओके। तो गांधी बहुत चतुर था। और उस समय क्या हुआ, आईएनए, यहाँ पे मैं लिखा नहीं हूं, लेकिन उस समय सुभाष चंद्र बोस भी, वो सुभाष बोस भी सीन में आ गया था, आईएनए लेके। वो भी ब्रिटिशर्स का, है ना, रंगून में ऑलरेडी अटैक शुरू हो गया था, रंगून में, ठीक है। रंगून में वो बर्मा तक पहुंच गया था, बर्मा म्यांमार, ठीक है, हमारा नॉर्थ ईस्ट का उस तरफ, ईस्ट की तरफ।
इनफैक्ट इम्फाल में पहुंच गया था। इम्फाल मणिपुर का कैपिटल ना, इम्फाल में पहुंच गया था सुभाष चंद्र बोस का जो आर्मी है, आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स मतलब भयभीत हो गए थे, ब्रिटिशर्स का आर्मी तहस नहस हो गया था, राइट। और ब्रिटिशर्स का जो यहाँ पे जो रूल कर रहा था, यहाँ पे जो वाइसरॉय वगैरह था, ठीक है, वो लोग चिंतित हो गए थे, यार सुभाष चंद्र बोस उधर से हमको मार दे रहे हैं, यहाँ पे गांधी क्विट इंडिया मूवमेंट करो या मरो कर रहे हैं, है ना। हमारा तो नींद खराब हो गया, हमारा तो हालत खराब हो गई, हालत टाइट है अभी, अब तो यहाँ रहने से तो बहुत डेंजर है। ठीक है, चारों तरफ से अटैक हो रहा है, पीसफुल भी और वायलेंटली भी। गांधी भी और सुभाष चंद्र बोस भी, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस का ये बहुत बड़ा एक अवदान था, कंट्रीब्यूशन था उस डिसीजन में कि हम इंडिपेंडेंस इंडिया को दे या ना दे। एक्चुअल में जो ब्रिटिशर्स का जो डिसीजन था ना, उसमें ये दो सिचुएशन आ गया था। और उसी दौरान क्या हो गया था, एक ग्रीन रिवोल्ट हुआ था, रॉयल नेवी, इंडियन नेवी रिवोल्ट, है ना। आपने सेपोय म्यूटिनी देखा था, राइट, सिपाही विद्रोह 1857, उसमें ही हालत खराब हो गया था, राइट। अब यहाँ में इंडियन नेवी के अंदर जो ब्रिटिशर्स का रॉयल इंडियन नेवी था, उस समय रीन बोलते थे, रॉयल इंडियन नेवी, है ना। तो उस समय जो सिपाही था वो, ये आईएनए में कुछ कुछ लोग कैप्चर हुए थे, कुछ कुछ आर्मी कैप्चर हुए थे, कुछ कुछ सोल्जर्स, तो उसको फांसी या उसको सजा देने लगे थे, तो उसके अगेंस्ट में ये रिवॉल्ट शुरू हो गया था। और ब्रिटिशर्स लोग सोचे कि अब तो यार हमारा खुद का सिपाही ही हमको हमारा अगेंस्ट में जा रहा है अभी, है ना। ये एक सिचुएशन आ गया था, ये एक माहौल पैदा हो गया था। तो ब्रिटिशर्स ऑलरेडी मान चुके थे, एक माहौल पैदा हो गया जिसमें हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे अभी, हमारा जो गवर्नमेंट है, ब्रिटिशर्स का जो गवर्नमेंट है इंडिया में, हम सस्टेन नहीं कर पाएंगे अभी। ठीक है, क्योंकि उस एक तरफ गांधी, एक तरफ सुभाष चंद्र बोस, एक तरफ म्यूटिनी, एक तरफ सिपाही विद्रोह शुरू होने लगा था, राइट। और अभी ब्रिटिशर्स लोग कुछ कंसेशन, वर्ल्ड वॉर टू खत्म होता है धीरे धीरे, है ना, 1945 में एक, उसके बाद एक फिर से ब्रिटिशर्स लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, अब हमको इंडिपेंडेंस देंगे। ठीक है, फिर एक प्लान बनाता है, वेवेल प्लान बोलते हैं 1945 में, और वेवेल प्लान को फिर नकार देते हैं ना, कि इंडियन नेशनल जो कांग्रेस है वो भी बोलते हैं कि हमको ये नहीं चाहिए, ये वेवेल प्लान गलत है, ये डिमांड हमारा फुलफिल नहीं कर रहा है, हमको इंडिपेंडेंस नहीं दे रहा है एक्चुअल में, है ना। फिर दूसरा एक चलता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, जिन्ना, है ना, मोहम्मद अली जिन्ना भी शुरू करते हैं अपना डिमांड पाकिस्तान के लिए, उस दौरान माहौल, उस माहौल में, है ना। तो पाकिस्तान के लिए मुसलमान लड़ने शुरू करते हैं, है ना, जिन्ना शुरू करते हैं कि हमको पाकिस्तान चाहिए अलग से, शुरू कर देते हैं। ये आईएनए वाला जो कहानी है मैंने जो बताया, ठीक है, आईएनए वाला जो कहानी है, ये आईएनए का जो एमसीक्यूज है उसमें आएंगे, ठीक है, कि आईएनए वाज फ्लोटेड बाय होम, मोहन सिंह, है ना। ये सुभाष चंद्र बोस ने क्रिएट नहीं किया था, आपको समझ में आना पड़ेगा। ये बाद में सुभाष चंद्र बोस ने आके आईएमए को फिर से रिवाइव किया था, है ना, फिर से स्ट्रेंथन किया था। ओके, सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए को फॉर्म नहीं किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल आर्मी को, इसको याद रखना है, मोहन सिंह ने। ये एमसीक्यूज में आते हैं, ठीक है, एमसीक्यू मटेरियल है। ओके, एक वुमेन रेजिमेंट था, उसका नाम रानी झांसी रेजिमेंट था, लक्ष्मी स्वामीनाथन, एमसीक्यू, एमसीक्यू पर्सपेक्टिव, ठीक है। फिर ये रॉयल इंडियन नेवी आपको जो बताया गया मैं 1946 में हुआ था, ओके। फिर ब्रिटिशर्स लोग, है ना, वेवेल प्लान 1945 में भेजते हैं और 1946 में एक कैबिनेट मिशन भेजते हैं। नहीं नहीं, आपको मैं, ब्रिटिशर्स बोलते हैं, ब्रिटिशर्स खुद भी कन्विंस हो गया था अब तक, है ना, कि हम आपको ट्रूली इंडिपेंडेंट देंगे, है ना। तो वो लोग कैबिनेट मिशन भेजे भेजे थे उस टाइम, एक कैबिनेट मिशन नामक एक मिशन, जिसमें वो बोले थे कि, है ना, आपका कॉन्स्टिट्यूशन आप खुद से बनाओ, है ना, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाओ आप खुद से, है ना। तो उस कैबिनेट मिशन वाज मोर और लेस सक्सेसफुल, ठीक है, वो एक्सेप्ट कर लेते हैं
कैबिनेट मिशन, ये थोड़ा सा एक टर्निंग पॉइंट है जिसमें कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग है उस टाइम का, मोहम्मद अली जिन्ना का लीडरशिप के अंदर, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम कैबिनेट मिशन का जो प्रपोजल है वो एक्सेप्ट करेंगे, जिसमें से वो बोला कि हम इंडिया भी इंडिपेंडेंट होगा, अलग से पाकिस्तान भी नहीं रहेगा। उस समय पाकिस्तान वाला जो डिमांड था वो नहीं था तब, है ना, इस समय था, लेकिन ये जो कैबिनेट मिशन में इंक्लूडेड नहीं था, ठीक है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम लीग या मुस्लिम लीग तो उस समय चाह ही रहा था कि पाकिस्तान मुझे चाहिए ही चाहिए, है ना। ये कैबिनेट मिशन इनिशियली एक्सेप्ट किया था, लेकिन बाद में क्या किया वो लोग, पाकिस्तान चाहिए बोल के एक डायरेक्ट एक्शन नामक कुछ एक्शन लिया था। और वो मोहम्मद अली जिन्ना का एक कॉल था कि हम डायरेक्ट एक्शन लेंगे, उस डायरेक्ट एक्शन के तहत क्या करेगा, हमको पाकिस्तान के लिए पूरा जो जितना भी आंदोलन करना है वो आंदोलन करेंगे, वेदर बी वायलेंट वेदर नॉन वायलेंट, ठीक है, वायलेंट ही था बेसिकली। तो अब क्या होते हैं, फाइनली कुल मिला के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक इंटरिम गवर्नमेंट बनते हैं उस कैबिनेट मिशन के तहत, ठीक है। ये जो कैबिनेट मिशन है, ये जो कैबिनेट मिशन है उसके तहत एक इंटरिम गवर्नमेंट बनते हैं और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खड़ा करते हैं, जो पी आर अम्बेडकर, समझ रहे हैं कहाँ से हिस्ट्री आके कैसे निकल के उभर के आते हैं, है ना। बी आर अम्बेडकर चेयरमैन बन जाते हैं, है ना। और इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेन काम यही था कि हमारा जो आज का जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको बनाए। और वो 3 साल लगाते हैं, 1946 से लेके 1949 तक 3 साल लगा के ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या करते हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। और उसी दौरान, है ना, उसी दौरान एक स्टेटमेंट आता है, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है उस टाइम का, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है, उसमें भी ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टरशिप चेंज होता है। एक्चुअली विंस्टन चर्चिल था उस समय, और वो चेंज होता है, क्लीमेंट एटली हो जाते हैं अभी प्राइम मिनिस्टर, है ना। तो वो 1947 को डिक्लेयर करते हैं कि हम आपको इंडिपेंडेंस कब देंगे, जून 30 1948 को देंगे। देखो हमारा इंडिपेंडेंस कब मिला था हमको, अगस्त 15 1947 को, राइट, है ना। अगस्त 15 को यस मिला सर। था, 1947 को मिला था, राइट। लेकिन हमको जो प्रॉमिस किया गया था, जो ब्रिटिश पीएम ने, एटलीस्ट स्टेटमेंट बोल के, ये एमसीक्यूज में कभी कभी आते हैं, ठीक है, कि एटलीस्ट स्टेटमेंट में बोला गया था कि जून 30 1948 को आपको इंडिपेंडेंस देंगे, ठीक है। लेकिन बीच में कुछ कुछ हुआ, है ना, बाद में कुछ डिलिब्रेशन हुआ, है ना। माउंटबेटन नामक एक आदमी को भेजते हैं, है ना, वो वाइस रॉय बनते हैं, है ना, लास्ट। तो उनको भेजते हैं और बोलते हैं कि आप एक प्लान बनाओ यार, इंडिपेंडेंस का एक प्लान बनाओ। तो वो माउंटबेटन प्लान नामक एक प्लान बनाते हैं, जून 3 1947 को बनाते हैं, है ना। और माउंटबेटन एक आर्मी ऑफिसर था, वो एक्चुअली बेसिकली आर्मी का पार्ट था वो, है ना, ब्रिटिश जो डिफेंस फोर्सेस है ना उसका एक जनरल था। तो माउंटबेटन क्या करते हैं कि हमको 1948 तक रुकना नहीं है यार, हमको जल्दी फटाफट खत्म करना है, क्योंकि यहाँ में माहौल बिगड़ रहा है ना। यहाँ में दंगे शुरू होने लगे हैं, दंगे, दंगे का मतलब रायट्स, हिंदू और मुसलमान का बीच में ना दंगे शुरू होने लगे हैं। उस समय मुस्लिम लीग और कांग्रेस का बीच एक घमासान स्ट्रगल शुरू हो गया था, घमासान एक कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है। और हिंदू और मुस्लिम जो पॉपुलेशन था उसके बीच में भी डिवीजन शुरू हो गया था, एक वायलेंट एक सिनेरियो शुरू हो गया था जिसमें लोग एक दूसरे को मारने लगे थे, ठीक है। तो माउंटबेटन प्लान क्या करते हैं, फटाफट ये चीज को करके खत्म करके हमारा काम निपटा के चले जाना है, क्योंकि इस इस सिचुएशन में हमको फंसना नहीं है, ठीक है। ब्रिटिशर्स लोग, है ना, उसमें हाथ धो लेते हैं अपना। वो क्या करते हैं, ये देखो जून 3 में ये बनते हैं, राइट, हमारा, और अगस्त 15, राइट, जून जुलाई
अगस्त, है ना। तो कितना है, 1 महीना, एकदम मुश्किल से 1.5 महीना, है ना। तो वो 1.5 महीना का एक टाइम फ्रेम में एक प्लान निकाल के बोलते हैं कि आप फटाफट पार्टीशन वार्टीशन करो और आपको फ्रीडम मिल जाएगा, है ना। वो एक बाउंड्री कमीशन एस्टेब्लिश करते हैं, ठीक है। और वो पाकिस्तान, है ना, जो पाकिस्तान है वो क्रिएशन जो होगा, उन्होंने ये माउंटबेटन प्लान में इंक्लूड कर दिया, ठीक है। इंडिपेंडेंस टू पाकिस्तान, है ना। और साथ साथ में इंडिपेंडेंस टू द प्रिंसली स्टेट्स, हमारा प्रिंसली स्टेट्स बहुत सारा था उसमें, 500 प्लस था, ठीक है। और हैदराबाद, ऐसा ऐसा बहुत सारा, कश्मीर, ऐसा ऐसा बहुत सारा प्रिंसली स्टेट्स था। तो वो बोले कि आप इंडिपेंडेंटली चूज कर सकते हैं कि आप इंडिया के साथ ज्वाइन करोगे या पाकिस्तान के साथ ज्वाइन करोगे, है ना, या इंडिपेंडेंट रहोगे, आप चूज कर सकते हो। इसका मतलब है कि खिचड़ी बना दी। अब सिचुएशन बहुत कॉम्प्लेक्स हो गया कांग्रेस के लिए, बहुत, गांधी के लिए बहुत एक खराब सिचुएशन खड़ा हो गया, क्योंकि अब डिवीजन होने वाला था इंडिया का, टुकड़े टुकड़े होने वाला था, बाल्कनाइजेशन होने वाला था। इंग्लिश में बाल्कनाइजेशन बोलते हैं, टुकड़े टुकड़े होना, ठीक है। तो अब अगर उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल नहीं रहता, है ना, तो इंडिया का 500 टुकड़े होते, 500 पीसेस, मोर देन 500 पीसेस होते, आज का इंडिया इंडिया नहीं रहते, ठीक है। तो तुरंत ही क्या किया, है ना। अच्छा, ये कहानी खत्म कर लेता हूँ, हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल का कहानी थोड़ा बाद में करते हैं, है ना। ये जब बाउंड्री कमीशन जो करते हैं, उस बाउंड्री कमीशन का नाम है रेडक्लिफ कमीशन, ठीक है, बॉर्डर कमीशन, सर क्रायल रेडक्लिफ। इसका मेन काम यही था कि आप इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन शुरू करो, डिवीजन जो बाउंड्री है ना वो ड्रॉ कर दो आप। यार इनका पास टाइम ही नहीं है ना, मतलब एकदम टाइम ही नहीं है, और ये बोल दिया कि आप फटाफट करो, है ना। तो रेडक्लिफ जो लाइन है, ये देखो, इंडिया, फिर वो माउंटबेटन प्लान का अगेंस्ट, माउंटबेटन प्लान जो बना, उसका उसका जो रेटिफिकेशन है उसका, क्योंकि वो पास करना पड़ेगा ना पार्लियामेंट में, ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश का जो इंग्लैंड में पार्लियामेंट है ना, उधर पास करना पड़ेगा ना। तो वो पास कर दिया और बोल दिया कि माउंटबेटन प्लान अभी से इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट नामा जाना जाएगा, क्योंकि वो पास हो गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में, ओके। वही माउंटबेटन प्लान ही है इफेक्टिवली, ओके। तो बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड कर दिया अलग अलग, इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग हो गया, ओके, माउंटबेटन प्लान के हिसाब से। और उस रेडक्लिफ कमीशन ने क्या किया कि अगस्त 17 को, है ना, अगस्त 17 1947 को ये रेडक्लिफ लाइन पब्लिश कर देते हैं और बोलते हैं कि, है ना, बोलते हैं कि आपका जो इंडिपेंडेंस है वो हम कब देंगे। The final award was on August 9 and August 12। ये जो अवार्ड है ना, ये रेडक्लिफ ने कब किया था, फाइनल अवार्ड 9 अगस्त और 12 अगस्त में किया था, ठीक है। और उसके साथ साथ ये लाइन पब्लिश की, ये थोड़ा गलत है, ठीक है। बट मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि रेडक्लिफ जो लाइन है, वो फाइनल जो अवार्ड हुआ था, जो लाइन पब्लिश हुआ था, वो अगस्त 9 और अगस्त 12 में हुआ था। और तुरंत ही ये देखो, ये जो लाइन है ये ड्रॉ कर दिया था, है ना। और तुरंत ही क्या हुआ, घमासान एक रायट शुरू हो गया। जो पार्टीशन का जो रायट है ना, वो बहुत खतरनाक ट्रेजेडी वाला रायट है ना। एक दूसरे का घर जला दिया, है ना, नेबर जो जस्ट कुछ ही दिनों पहले एक साथ में खेलते थे और वही अभी दुश्मन हो गया। तो यहाँ का जो मुस्लिम था इधर चला गया और यहाँ का जो हिंदू था यहाँ चला गया। तो ट्रेन में लोग, पैदल से लोग आ रहे थे, है ना, बहुत एक खतरनाक अलग वाला सीनरी। और ये वाला जो इस ये वाला रेड क्लिफ लाइन, ये वाला बंगाल वाला, क्योंकि ये भी पाकिस्तान, इस पाकिस्तान हो गया था ना, इस पाकिस्तान, ये वेस्ट पाकिस्तान।
तो इस तरीके से, क्योंकि ये मुस्लिम मेजोरिटी था, ये मुस्लिम मेजोरिटी था, तो इसलिए अलग अलग कर दिया था। और इसमें जो मुस्लिम यहाँ पे जो बिखर रहे थे, यहाँ पे जो मुस्लिम था वो लोग यहाँ पे चलने का कोशिश कर रहा था, और यहाँ का जो हिंदू था यहाँ पे चलने की कोशिश कर रहा था, और उसी तरह उसी टाइम में दंगा हो रहा था, मारपीट मार काट, हिंदू मुस्लिम फाइटिंग हो रहा था। बहुत एक खतरनाक सिचुएशन। और उसके साथ साथ ये जो कश्मीर था, है ना, बाकी जूनागढ़ था, ददराय नगर हवेली, है ना, हैदराबाद, ये सब क्या क्या था, उन लोगों ने अपना इंडिपेंडेंस मान लिया था कि हम इंडिपेंडेंट रहेंगे, है ना। और बाकी 500 प्लस, और सिक्किम, सिक्किम एरिया, ये तो नेपाल तो था ही, प्लस सिक्किम एरिया, और 500 प्लस जो प्रिंसली स्टेट्स था, उसका क्या फिर आता है रोल सरदार वल्लभ भाई पटेल का। पटेल आते हैं, ठीक है। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्या करते हैं, 500 जो स्टेट है उसमें एक एक करके सबके पास बातें करते हैं, और बात करके, क्योंकि प्रिंसली स्टेट बहुत सारा था ना, ऐसा 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 ऐसा, यहाँ तक ऐसा ऐसा बहुत सारा प्रिंसली स्टेट था, बहुत सारा प्रिंसली स्टेट, झांसी था, ये था, बहुत सारा था। तो 500 प्रिंसली स्टेट्स को एकजुट करके बोला कि नहीं, हम इंडिया बनाएंगे, है ना, हम इंडिया बनाएंगे, हम पार्टीशन नहीं करेंगे, अलग अलग नहीं है, ठीक है। अगर वल्लभ भाई पटेल नहीं होता तो आज का जो इंडिया है वो इंडिया नहीं होता, ये हिस्टोरिकल एक फैक्ट, ठीक है। लेकिन उस समय क्या हुआ, कश्मीर इंडिपेंडेंट हो गया, है ना, जूनागढ़, दादरा नगर हवेली, हैदराबाद इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन बाद में फिर ना 1948 जब हमारा इंडिपेंडेंट हो जाता है, 1961, ये गोवा, है ना, पौंडीचेरी, ये इंडिपेंडेंस शुरू हुआ गोवा, क्योंकि पोर्टुगीज, आपको मालूम है गोवा में पोर्टुगीज बेस शुरू हो गया था ना, पोर्टुगीज बेस था। यहाँ पे कौन सा था, ये फ्रांस था। तो ये फ्रांस बोला कि ये हमारा इंडिपेंडेंट है, पोर्टुगल बोला कि ये हम अपना इंडिपेंडेंट स्टेट है ना। तो बाद में इंडिपेंडेंस के बाद क्या हुआ, सबको एक एक करके, फिर वल्लभ भाई पटेल ही ये काम करते हैं कि सबको एक एक करके, है ना, अपना अंदर ले लेते हैं। भाई मिलिट्री फोर्स भी, ये हैदराबाद में तो मिलिट्री फोर्स भी भेजा था, ठीक है, ऑपरेशन पोलो। और कश्मीर क्योंकि तब क्या हुआ था, ये बहुत डिस्प्यूटेड, आज भी डिस्प्यूटेड है ना कश्मीर। उस समय कश्मीर का जो राजा था हरि सिंह, है ना, वो राजा था, वो भी इंडिपेंडेंस कर लिया था, और वल्लभ भाई पटेल और बहुत लोग, कोशिश, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल इसमें इन्वॉल्व नहीं था, यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू इन्वॉल्व था। नेहरू, बहुत लोग बोलते हैं कि अगर वल्लभ भाई पटेल इन्वॉल्व होता तो आज का जो, है ना, दिक्कत है वो दिक्कत नहीं होता है, पाकिस्तान और इंडिया का बीच जो कश्मीर को लेके, है ना। लेकिन जवाहरलाल नेहरू इसमें इन्वॉल्व हो गया था, क्योंकि उसके बहुत प्यारे थे, है ना, करीबी था कश्मीर। तो क्योंकि वो एक पंडित था, तो कश्मीर में जो पॉलिसीज है वो बनाए थे, है ना। और उसी का तहत बहुत कॉम्प्लिकेशंस आ गया बाद में, और यहाँ पे वार भी हुआ था, 1947-48 में वार भी हुआ था। और उसी के तरह तहत एक एलओसी बना, एलओसी, यहाँ पे अभी एलओसी है ना, ये एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और वो वार के तहत ही एलओसी बन गया, ऑपरेशन सिंदूर, है ना, अब हो रहा था ना, तो ये एलओसी के अक्रॉस ही जा जाके एयरप्लेन, राइट। तो अब क्या है कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गया, और यही इंडिपेंडेंस का कहानी है। और इस कहानी का ये सब जो पार्टीशन वाला पिक्चर है, बहुत दर्दनाक, मतलब रायट जला के, घर वर जला के, है ना, बहुत न्यूज़पेपर में आया, ये ट्रेन में कहाँ कैसे इधर का उधर हो रहे लोग, है ना। तो ऐसा उस तरह का एक सिचुएशन खड़ा हो गया था, राइट। और यही से अपना एक इंडिपेंडेंस का, या अपना जो स्वाधीनता का जो स्टोरी है, अपना जो कहानी है, इसी तरह खत्म होता है ना, जिसमें बहुत सारा लोगों का अवदान है। मेनली जो लास्ट पीरियड है, जो थर्ड फोर्थ और फिफ्थ गियर जो हम बोले ना, वो गांधी जी का अवदान था, राइट। उसके साथ साथ बहुत सारा लोगों का था, जैसे फॉर एग्जाम्पल सुभाष चंद्र बोस, एंड बाकी जो रिवोल्यूशनरीज था, फिर मॉडरेट्स था उससे पहले, तो उन लोगों का भी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। ये जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो वन ऑफ द मेन पार्ट, जो फ्रीडम स्ट्रगल है, अपना इंडियन इंडिपेंडेंस का जो फ्रीडम स्ट्रगल है, वो पार्ट का जो कहानी है बहुत इंटरेस्टिंग है।
और ये ही है बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, अब समझ में आ गया? और कुछ डाउट, एनीथिंग यू कैन आस्क।